मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज भी आप सोच रहे होंगे महोदय टाइम से एकदम आपको लाइव आना चाहिए था, इतना लेट कर दिए। प्यारे बच्चों, कभी-कभी आपने देखा है कि आपका व्हाट्सएप प्यारे बच्चों अपडेट लेने लगता है, ऐसे-ऐसे करके घूमने लगता है। वैसे हमारा डिजिटल पैनल हो गया था आज। लगभग 5 मिनट ऐसे-ऐसे करके घूमने लगा, जिससे कि हमारा टाइम प्यारे बच्चों इसमें बर्बाद हो गया। ठीक है ना? तो आइए जल्दी से लाइव आप सभी लोग, और बहुत स्पीड में, क्योंकि हमारी दूसरी भी क्लास है बच्चों, फिर तीसरी भी क्लास है, चौथी भी क्लास है, 5वीं भी क्लास है, बहुत सारी क्लास है आज। तो कहते हैं गुरुजी तांडव, हाँ, तांडव नाम सुनते ही मन करता है गुरुजी क्या नाम है। तांडव सीरीज के हम लोग आज संपूर्ण हिंदी को देखने वाले हैं। आपकी उपस्थिति प्यारे बच्चों यहाँ 100% चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी क्या महत्वपूर्णता है। हमारे एग्जाम में प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न का क्या इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। आप बच्चों अगर बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं वर्ष 2024 में, तो आप इस वीडियो को छोड़ ही नहीं सकते। आप इस वीडियो को लाइव देखो, रिकॉर्ड देखो, जैसे देखना है देखिए, पर पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं कहना चाहता हूं संजना कुमारी हैं, संजय कुमार हैं, और सोनम हैं, हिमांशु हैं, नीलू हैं, पुरुषोत्तम हैं, प्रेम कुमार हैं। उसके बाद बच्चों फरहान कुमार जी देख रहे हैं मुझे। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ कि महोदय आज तो हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ से जो भी नंबर आता है उस पर हम प्यारे बच्चों से लाएंगे नहीं, उस पर कब्जा करने आए। क्या करना है? कब्जा करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, सभी को गुड मॉर्निंग। दिल खोलकर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे और चहेते YouTube चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। और मैं प्यारे बच्चों आपका दोस्त, आपका भाई संजय सर आपके सामने आ चुका हूं। जल्दी से आप लोग बताएंगे जल्दी से आप लोग बताएंगे कि हम लोग जो है कि हमारे एग्जाम में, हमारे हिंदी के एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी हमारे हिंदी के एग्जाम में जो प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसकी संख्या क्या होती है? लघु उत्तरीय प्रश्नों की लघु लघु प्रश्नों की संख्या बताएंगे आप लोग, तो मैं कहूंगा बच्चों लघु प्रश्नों की संख्या हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं। आप कहोगे सर देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय 10 आते हैं, और हमें 10 में से 5 का उत्तर देना होता है। 10 में से 5 का उत्तर देना होता है। फिर मैं हंसूंगा थोड़ा, मैं आपसे पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। हमें ये 5 प्रश्न के जवाब देने के लिए कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। आप फिर आराम से बोलोगे भैया हमें पढ़ने पड़ते हैं 5 चैप्टर वर्णिका से, 5 चैप्टर वर्णिका से, और प्लस में फिर कहेंगे कि भैया 24 चैप्टर गोधूली से। 5 चैप्टर वर्णिका से, 24 चैप्टर गोधूली से, टोटल जोड़ के अगर हम बात करें तो टोटल चैप्टरों की संख्या तो विद्यार्थी जी 29 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। 29 चैप्टर पढ़ने के बाद 10 सवाल होते हैं, और 10 सवाल में से 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग बच्चों 1 साल से बच्चों क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 10 प्रश्नों में से मेरे प्यारे बच्चों वर्णिका का कितना प्रश्न होता है, और जल्दी बताइए गोधूली का कितना प्रश्न होता है। 10 में से वर्णिका और गोधूली का कितना प्रश्न होता है, जल्दी फटाफट से। लगभग अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों हमारे वर्णिका से सवाल की संख्या विद्यार्थी जी 3 से 4 होता है। 3 से 4 होता है। हमारे वर्णिका से कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो प्यारे बच्चों वर्णिका से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। 3 से 4 सवाल वर्णिका से पूछे जाते हैं, और गोधूली से 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। यही हिस्ट्री है, और यही प्यारे बच्चों यही जो है सत्य है, यही परम सत्य है। इस बात को कितने बच्चे मानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, सब लोग यस लिखकर भेजेंगे गुरुजी हम मानते हैं। इस बात को मानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से हमें 5 बनाना है। इसको पूरा सभी प्रश्नों को सीखने के लिए हमें पूरे बुक के 29 चैप्टर को पढ़ना है। 5 चैप्टर वर्णिका से, 24 चैप्टर गोधूली से। गोधूली के 2 खंड हैं, एक है गद्य खंड, एक है काव्य खंड। गद्य खंड में 12, काव्य खंड में 12। आप एकदम क्लियर है? सर 10 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है वर्णिका से होता है। 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कहां से? गोधूली से होता है। ठीक है, और हमें एग्जामिनेशन में बनाना कितना है? बनाना मात्र 5 है। बनाना मात्र क्या है? 5। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें ज्यादा क्वेश्चन कहां से हल करने हैं, हमें ज्यादा ध्यान कहां देना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए वर्णिका में। ज्यादा ध्यान देना चाहिए कहां पर? वर्णिका में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, समस्या कब होती है? देखो समस्या तब होती बच्चों जब हमें 5 में से 5 बनाना होता।
5 में 5 बनाना होता तो समस्या हो सकता था, लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे विद्यार्थी जी 10 में से 5 बनाना है। तब ये समस्या है या आसान है, बताओ? समस्या है या आसान है? समस्या है या आसान है? तो आप कहोगे सर ये कोई समस्या ही नहीं है, ये तो आसान है। क्या है? आसान है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। तो बताओ क्या ये समस्या है या आसान है? गुरुजी ये बहुत आसान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्लास को, मेरे बच्चे, इस क्लास को आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं इस क्लास को लगभग बच्चों इतना ज्यादा शेयर किया जाए कि अभी मैं देख रहा हूं लगभग 2500 बच्चे जुड़े हैं और लगभग 1500 बच्चे जुड़े हैं। तो क्लास में मिनिमम बच्चों 4000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। तो आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, सब लोग, जितने लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, बहुत दिनों के बाद बच्चों मॉर्निंग में आया हूँ। आपका प्यार अगर अच्छा रहा, आपका प्यार अच्छा रहा तो बच्चों डेली क्लास अभी फिर मॉर्निंग में स्टार्ट कर देते हैं आज से, है ना। तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप पर, सभी टेलीग्राम पर और सभी स्टेटस में लगा दीजिए बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले माँ शारदे के चरणों में नमस्कार है। माँ शारदे ही ने हमारा जीवन बदला है। माँ शारदे बच्चों हम लोगों को बहुत आगे लेकर जा सकती हैं। ठीक है ना। किसी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी को नमस्कार करते हैं और आइए आज की, है ना, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं बच्चों कि हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी। हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो जो बच्चा संघर्ष कर रहा है, जो बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, रात में भी बच्चों 12-1 बजे सो रहा है, सुबह 5 बजे उठ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों दुनिया का एक गोल्डन रूल है, दुनिया का ये गोल्डन रूल है कि मेहनत बराबर सफलता, मेहनत बराबर सफलता। समझ रहे हैं आप? बोलो हाँ या ना, यस और नो। मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। बच्चों ये बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं, हम शुरू करते हैं वर्णिका से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका वर्णिका कैसा है? वर्णिका विद्यार्थी जी आपका कैसा है? वर्णिका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपका वर्णिका, वर्णिका पर अच्छा पकड़ है, यानी वर्णिका की पूरी कहानी आपको याद है, हर चीज पता है, अगर आपका वर्णिका बेस्ट है, अगर सब कुछ आपको वर्णिका में याद है तो यस लिखकर भेजें, सॉरी 1 लिखकर भेजें। अगर वर्णिका आपका अच्छा नहीं है, मतलब खराब है बच्चों, कह सकते हो, अगर आपका वर्णिका अच्छा नहीं है तो 2 लिखकर भेजें। जैसे कि मैं अगर वर्णिका से कुछ भी पूछूं, कुछ भी कहानी पूछूं, भाई बताओ कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों की मंगू की बहन का स्वभाव कैसा था, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी कैसी औरत थी। सर लक्ष्मी बहुत ही साहसी औरत थी, उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटी के साथ लक्ष्मी अपने गांव में ही बच्चों क्या करती थी, निवास करती थी। उसके पतिदेव लक्ष्मण कोलकाता में रहते थे। लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, भारे में हल लेकर के 1 बीघा खेत, मतलब 1 बीघा खेत में, प्यारे बच्चों ही, है ना, 1 बीघा जमीन पर ही खेती करती थी। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे हैं जो कह रहे हैं गुरुजी, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारा तो बेस्ट रहा है, 1 है, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं खराब रहा है सर। तो परिस्थितियां, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्णिका में। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों दही वाली मगम्मा। एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, दही वाली बच्चों मगम्मा चैप्टर में आप पढ़े होंगे, मंगम्मा चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि एक औरत होती है, एक औरत होती है, एक औरत होती है जिसका नाम क्या है बताओ? एक औरत है जिसका नाम है मगम्मा। विद्यार्थी जी मगम्मा क्या करती है बताओ? मगम्मा क्या बेचती है? गुरुजी मगम्मा दही बेचती है। क्या मगम्मा के पति हैं? मगम्मा के पति हैं? नहीं सर। मगम्मा कहाँ दही बेचने जाती है? तो सर कहते हैं कि मगम्मा जो है दही बेचने, है ना, कहाँ जाती है? बेंगलोर जाती है, बेंगलोर जाती है। अच्छा इसका गांव कहाँ कहाँ पर है? इसका गांव बच्चों अबलूरू के पास है। कहाँ है? अबलूरू के पास इसका गांव है। कहते हैं इसके बेटा बच्चों, इसका एक बेटा है। इसका कितना बेटा है? एक बेटा है। ये इसका बेटा है, मान लेते हैं ये इसका बेटा है। ये कौन है? इसका बेटा है। और विद्यार्थी जी बेटा है तो इसकी बहू भी होगी। जल्दी बताना, जल्दी शॉर्टकट में हम निकाल रहे हैं। इसकी बहू का नाम क्या है? बहू का नाम नजम्मा है। और इसका एगो पोता है, एगो इसका पोता है, इसका नाम नहीं दिया है, ये इसका पोता है विद्यार्थी जी, पोता। तो अगर पूछा जाए मगम्मा का विवाद किसके साथ है? गुरुजी मगम्मा का विवाद जो है वो नजम्मा के साथ है, नजम्मा का साथ है। ये बहू और सास बहू का ये लड़ाई होता है इसमें।
मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। अब लूडू के पास घर है और बच्चों दोनों के बीच विवाद होता है। किस बात को लेकर के? है ना, इसकी जो बहू है, इसकी जो बहू है वो अपने प्यारे से गुड्डे से लल्ले से बच्चे को इसको पीटती है। बेटी जो है ना, इसके जो बहू है वो इसके पोते को पीटती है। और जब पीटती है तो मगम्मा दादी होने के नाते मना करती है, क्यों री राक्षसी, क्यों पीट रही है बच्चे को? तो फिर पुतहू कहती है, बच्चा अगर थोड़ा उद्यम मचाए, बच्चा अगर शोरगुल करे तो क्या पीटने का अधिकार मुझे नहीं है? ये बात बोलने से दोनों में फिर लड़ाई हो जाता है। दोनों में क्या होता है? लड़ाई हो जाता है। तो बच्चों यही हमारी एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, मगम्मा दही बेचती है ना, जब लड़ाई होता है तो फिर ये अपने बेटे और बहू से अलग हो जाती है। ठीक है ना, फिर बच्चों क्या होती है, फिर मगम्मा को इसके बेटे और बहू जो है मना लेते हैं, क्योंकि लगता है इनके पास पैसा वैसा है, अगर नहीं मनाएंगे तो गांव के कोई लोग पैसा ले लेंगे। तो क्या आप इस कहानी को पहले पढ़ चुके हैं? बताएं हाँ या ना कि भैया हाँ, इस कहानी को हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। प्लीज हिंदी का 5 मार्क्स वाला सर, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिएगा। ठीक है, दे देंगे। अब एक ही चीज बार बार लिखिएगा तो जिंदगी में नहीं देंगे हम। ठीक है, ये सबसे बड़ा घटिया चीज है आपका, है ना, कि एक ही चीज को एक बच्चा बार बार नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या पूछा गया है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आप बस ये समझिएगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है, आप ये सोचिए 2024 के लिए किस बात को लेकर विवाद था अपनी बहू के साथ। तो कहते हैं मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किस बात को लेकर? क्या वो लोग जमीन के लिए लड़ रहे थे? नहीं सर। क्या वो पैसे के लिए लड़ रहे थे? नहीं सर। वो जो उसका पोता था ना, उसी की बात से लड़ाई हुई थी। कहते हैं कि मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। ये बात सही है, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। दो चीज था, एक तो मेन रीजन था उसका पोता, दूसरा रीजन था उसका बेटा। बहू बेटे को, हाँ, लड़ले सासू लड़ले चाबी तो मेरे हाथ में, ये वाला बात था। बेटे को अपने तरफ कर लिया था, इसलिए बच्चों दोनों में लड़ाई होता था। इतने बच्चे हैं जो बच्चों इस सवाल का आंसर लिख देंगे कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। हो जाएगा। चलो सवाल नंबर दूसरा, अगला। ये मत पूछना सर कि छोटा आंसर लिखने से नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। पहला ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? बच्चों इस कहानी में एक छोटा सा एक मोड़ है, जहां पर एक जुआरी के बारे में चर्चा है। एक जुआरी व्यक्ति था, उसके बारे में चर्चा है। इसके गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, कोई बता सकते हैं नाम क्या था? सर बता सकते हैं, यही इसका जुआरी ना, यही जुआरी व्यक्ति था। और इसका जो नाम था विद्यार्थी जी, वो क्या था? रगम्पा। रगम्पा इसका नाम था। रगम्पा बच्चों इसका नाम था। और ये जो रगम्पा था, ये इसके गांव का जुआ खेलने वाला व्यक्ति था। जो मगम्मा जब ऐसे तो मगम्मा का शादी हुआ नहीं था, फिर भी मगम्मा देखने में बड़ी सुंदर थी, है ना, तो बूढ़ी ही थी पर सुंदर थी। तो जो रगम्पा था इसके गांव का, वो इसके पीछे पड़ गया था दो चीजों को लेकर। एक चीज तो क्लियर है, वो उससे पैसा मांगना चाहता था उधार। और दूसरी बात बुक में नहीं लिखा है, शायद वो उनसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन ये बुक में लिखा नहीं है कहीं पर। ऐसा एक भाव प्रकट हुआ था। विद्यार्थी जी, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? देखो भाई, रगम्पा जो था मगम्मा के गांव का एक जुआरी था, उसके गांव का ही था, एक जुआरी था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। तो बच्चों हम जो चीज बुक में नहीं लिखा है, हम उस चीज को नहीं लिख रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं वो उसे कर्ज लेना चाहता था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अरे हो जाएगा भैया, 10th क्लास में पढ़ते हो। रगम्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था? कौन था? तो उसके गांव का जुआरी था। क्या चाहता था? तो पैसा कर्ज मांगना चाहता था। बात खत्म हो गया। हो जाएगा तो बोलो ना हाँ सर, हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 3 है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? विद्यार्थी जी, सास और बहू में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर मनाना पड़ता है। कोई बहाना चाहिए मनाने के लिए। इस कहानी में जो बहू है वो अपने सास को कैसे मनाती है? सर अपने बेटवा को भेजती है, छोटका सा बेटवा है ना, उसको भेजती है। बोलती है कि ना कि दादी नहीं बात कर रही है, दादी से लड़ाई हो गया है, तुम जाओ
और उसके घर पे मतलब जहां दादी रहती थी वहीं अपने बेटे को भेज दिया, यानी मगम्मे के पोते को। हमेशा बच्चों बच्चा ही क्या कराता है, झगड़ा भी कराता है, बच्चा मिलाता भी है, याद रखना। आप गांव घर में देखे होंगे। तो कहते हैं कि कि बच्चों बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को यानी मगम्मा के पोते को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। कितने बच्चे हैं जो इसको एकदम गर्दा छोड़ा देंगे, बताइए यस लिख करके। भैया ये क्वेश्चन आ गया तो एकदम बढ़िया से बना देंगे, बहुत बढ़िया। तो बताओ, तीनों क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। पहला नजम्मा सॉरी पहला पहला क्वेश्चन कि मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ क्यों विवाद था। देखो कभी भी किसी चीज को रटो मत। सर आज मैथमेटिक्स की क्लास नहीं होगी क्या? होगी बच्चों, किसने कहा नहीं होगी? आज मैथ की क्लास 12 बजे होगी, मैंने बताया है। क्लास तो अभी एक दिन भी नहीं रुकेगी बच्चों। चलो देखो मेरे बच्चे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमें रटना है? बताओ, क्या हमें हिंदी रटना है? बच्चों ये बताओ, अरे क्या हमें हिंदी रटना है? हिंदी रटना है, बोलो हिंदी रटना है। मेरे विद्यार्थी जी, हिंदी रटने, अगर आपको हिंदी रटना पड़ रहा है तो समझिए आप पागल हैं। क्या है? MAD, मैड है। भैया हिंदी को रटने वाला चीज है, कहानी समझो लिखो, बात खत्म हो गया। अगर हम हिंदी भी रटे, मैथ भी रटे, साइंस भी रटे, तो भैया दिमाग में कहाँ रहेगा? अब आपके मन में डर होगा, सर चलो सर हम एक बात के लिए मान लेते हैं कि नहीं रटते हैं, तो क्या मेरा नंबर आ जाएगा? टिक कर ले लीजिए, सादा पेन है ना, सादा सादा कॉपी काला पेन से हम लिख देते हैं कि 100% नंबर आएगा। मेरे बच्चे, तो हिंदी रटना नहीं है। सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूं, और थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं सर छूट नहीं, एकदम जो आपको समझ में आया वही आंसर है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, जो आपको समझ में आया वही लिखने बोला है। आप बोल रहे हो सर कि मैंने सर बिल्कुल सही परिभाषा नहीं लिखा, एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है सही आपसे। अब तो वो, आप तो ना, वो कह रहा है ना कि आपको जो समझ में आया वही लिखिए। ये नहीं कह रहा है कि आप संजय सर ने जो बोला वही लिखिए। कहीं लिखा रहता है, वो तो एग्जाम पेपर में लिखा रहता है कि संजय सर के शब्दों में आंसर दीजिए, नहीं, आपसे पूछा जा रहा है, आपका चेक हो रहा है नॉलेज, तो अपने शब्दों में उत्तर। तो पहले ये डर तो निकाल दीजिए कि आपको, प्यारे बच्चों, आपको रटना है। सवाल क्या पूछा है बोलो, है ना, मुझसे पूछो, मैं उसको बताऊंगा। पहला सवाल कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? आंसर सुनिएगा। मगम्मा का मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ उसके पोते को लेकर विवाद था। अब देखो मैं इसमें अपने आप से जोड़ रहा हूं, मैं अपने आप से जोड़ रहा हूं। जब 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 उसकी बहू, देखो मैं अपने से जोड़ रहा हूं, एडिंग कर रहा हूं। जब जब उसके बहू उसके पोते को पीटती थी तो मगम्मा उसे मना करती थी। मगम्मा उसे मना करती थी इस बात को लेकर, है ना, मना करती थी, और मना करने पर उसकी बहू मगम्मा से ही भिड़ जाती थी, मगम्मा से ही लड़ने लगती थी। इसलिए दोनों में बहुत विवाद चलता रहता था, दोनों में बहुत विवाद चलता रहता था। उसके बाद मगम्मा की बहू नजम्मा मगम्मा की बहू नजम्मा अपने पति पर भी काबू करना चाहती थी, और जो कि मगम्मा को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दोनों में विवाद होता रहता था। अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल है बच्चों कि अगला सवाल है कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? देखो आप अपने शब्दों में कैसे इसको घुमा रहे हैं, अपने शब्दों में पलट देंगे पूरा बात, लेकिन बात कहेंगे वही, है ना। रगम्पा कौन सॉरी रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? लिखेंगे कि रगम्पा दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, मगम्मा कहानी का एक पात्र है। रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, है ना, जुआरी व्यक्ति था जो कि मगम्मा से कुछ रुपए उधार लेना चाहता था। शायद वह मगम्मा से विवाह भी करना चाहता था। हो गया। अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन सर हम पूछते हैं कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया? तो लिखेंगे कि मतलब कि इस कहानी में बहू ने अपने सास को मनाने के लिए अपने छोटे से बेटे को अपने सास के पास भेज दिया, और जब वह बेटा सॉरी जब जब मगम्मा अपने पोते को देखी तो मगम्मा भी पिघल गई, जिसके बाद झगड़ा समाप्त हो गया। भैया मेरे, सब कुछ तो आपको अपने से लिखना है, अपने भाषा में लिखना है। तो बताइए कैसा लगा आपको? मन प्रफुल्लित हो गया? हाँ, बस ये देखो, बस ये देखो कि कहानी में हुआ क्या है। अब उस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको खुद से करना है।
जैसे मैंने बोला, हम गांव में कहते हैं, चलो छोड़ो उतनी कहावत सुना तो फिर मार हो जाएगा, एक बार ताली बजा दो। तो सब कुछ को लिखना अपने से है, तो कभी किसी चीज को ये मत समझो भैया हमको रटना है, वाह पागल हो क्या। चलो मेरे बच्चे हो गया, हाँ सर। बस आपके अंदर से जिस दिन डर खत्म हो गया ना, उस दिन नंबर नहीं आएंगे, फिर रिकॉर्ड टूटेंगे, रिकॉर्ड। अगला आता है विद्यार्थी जी। अगला सवाल देखेंगे, लिखा गया है इस कहानी का कथावाचक कौन है। इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। यह सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, इसका कथावाचक कौन है, परिचय दीजिए। नहीं आएगा तो पढ़ना ही नहीं है, फालतू का क्यों पढ़ना है इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल पूछा जाएगा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा भैया कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब ये होता है कि मगम्मा के बारे में कुछ बताइए। आप क्या बताएंगे, क्या हम उसको रटने जाएंगे? नहीं से एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ नॉलेज ले लेते हैं मगम्मा के बारे में। कहते हैं भैया कि मगम्मा जो है एक विधवा और है ना, विधवा औरत थी। बहुत अच्छी बात है, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। बड़ा अच्छी बात है। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू, एक बेटा तो एक के बहू होगा और एक पोता भी था। मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। हो गया पूरा? बोलो हाँ या ना। पूरा हो गया, यस और नो? यस भैया, हम पूरा पढ़ लिए। अब ये जो पूरा पढ़े बच्चों, हम इसको अपने तरीके से बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। वहां जो पढ़े हैं ना उसको हम याद नहीं रखेंगे, इसको अगला कोई किताब में पढ़ोगे, ब्रिलियंट में अलग है, कोई कोई किताब और आता है, कौन कौन पब्लिकेशन का आता है, गोल्डन का देखो अलग है, कोई भी पब्लिकेशन देखो भैया, सबका 75 तरह का आंसर है। इसको अपने तरह से लिखना है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, तो हम लिखेंगे मगम्मा, आपस लिख रहे हैं कि मगम्मा एक विधवा और साहसी औरत थी, जिसके पति है ना, मतलब कि साहसी औरत थी, जो विधवा होने के बावजूद भी असहाय नहीं थी। वो खुद से बेंगलुरु शहर जाकर दही बेचने का काम करती थी, कार्य करती थी। मगम्मा का एक बेटा, बहू और एक पोता था। मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। जब भी उसकी बहू उसके पोते को डांटती थी तो मगम्मा और उसकी बहू के बीच विवाद हो जाता था। मगम्मा अपने बेटे पर भी अधिकार जमाना चाहती थी, परंतु उसकी बहू का कहना था कि उसका बेटा और ना उसके बेटे पर पूरा हक उसकी बहू का है। इसलिए कभी भी उसकी बहू और मगम्मा के बीच अच्छे संबंध नहीं रहते थे। तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या आप किसी भी चीज को अपने तरीके से ढाल सकते हो? यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू। यस सर। मेरे बच्चे, हमें कुछ कोचिंग सेंटर्स में हमें ये गलत दिमाग में फिट किया जाता है कि बेटा है ना, मैं कहानी सुनाऊं आपको, रट लो रट लो रट लो, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरे बच्चे, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो, एक छोटी सी कहानी है मेरे बच्चे सुन लो, एक छोटी सी कहानी है मेरे बच्चे सुन लो। तो मेरे बच्चे, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटी सी कहानी है मेरे बच्चे सुन लो, ठीक है ना। एक होटल में एक तोता था। है ना, एक होटल में एक तोता था, और मेरे बच्चे होटल वाला जो था, वो प्यारे बच्चों क्या करता था, कि उनका ये मानना था कि तोता बहुत विद्वान है। उनका मानना था तोता बहुत विद्वान है। तो जो भी व्यक्ति आता था तो खाना खाने के बाद होटल वाला कहता था कि यदि आप मेरे तोते को हरा देंगे, तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अगर आप मेरे तोते को हरा देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। और अगर आपको मेरा तोता हरा दिया
तो हम आपका पूरा जमीन ले लेंगे। अब बच्चों बहुत डर लगता था, लोगों को बहुत डर लगता था कि तोता से अगर हम बात करें और अगर हम हार जाएं तो तोता हमारा पूरा जमीन ले लेगा। तो कोई पूछता था, तोता क्या तुम रामायण जानते हो? बोलता है इसमें क्या शक है। तोता क्या बोलता था? इसमें क्या शक है। फिर पूछता था, तोता तुम महाभारत जानते हो? बोलता है इसमें क्या शक है। अब हमेशा बच्चों तोता बोलता था इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। इसमें प्यारे बच्चों क्या होता था, कोई भी व्यक्ति तोता से कभी बात करता ही नहीं था डर से, कोई युद्ध करता ही नहीं था तोता से। कोई पूछता था, तोता तुम 10th क्लास का मैथ जानते हो? इसमें क्या शक है। अरे भैया हार गए, कोई डर से नहीं पूछता था। तोता तुम साइंस जानते हो? इसमें क्या शक है। तब बच्चों पता है क्या हुआ था, बताओ? तब एक पंडित आया था। कौन आया था? एक पंडित आया। और पंडित को लगा, अरे बच्चे, पंडित बोला कि मैं इससे युद्ध करूंगा, मैं तोता से कुछ पूछूंगा। तोता से उसने पूछा कि तोता तुम वेद जानते हो? इसमें क्या शक है। महाभारत जानते हो? इसमें क्या शक है। बोला कि मैं तुमको, है ना, मैं तुमको हरा दूंगा, क्या तुम ये जानते हो? बोलता है इसमें क्या शक है। फिर पंडित ने बोला, भैया इसको कुछ नहीं आता है, बस यही कहता है इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। तो इसको बोलते हैं रट्टू तोता। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्यार से, इसको प्यार से बोलते हैं रट्टू तोता। क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी? इसको बोलते हैं रट्टू तोता, है ना, रट्टू तोता। इसलिए विद्यार्थी जी, जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो किसी भी प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि कोई प्रश्न है, इसको लिखना कैसे है। अब हिंदी के प्रश्न को अगर आप रटेंगे, हिंदी संस्कृत को रटेंगे, फिर तो जमाना ही खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, अगर मैं कहता हूं अगर रटना कोई चीज है, हाँ भैया जहां जरूरी है वहां रटना पड़ेगा। रटना कोई चीज है तो बस वो एक ही विषय है, रटने का विषय सिर्फ एक है बच्चों, वो है साइंस। साइंस में कुछ चीज, कुछ फैक्ट है, अब उसको रटना पड़ेगा। अब मान के चलो बच्चों विद्युत धारा की परिभाषा, तो अब उसको घुमा के नहीं बता सकते। क्या बताओगे? विद्युत धारा की परिभाषा जो है वही बताना पड़ेगा। तो साइंस की ही कुछ चीजें हैं जहां पर आपको परिभाषा वगैरह वो आपको रटना पड़ेगा। बाकी एसएसटी वगैरह को भी आप चेंज करके लिख सकते हो, घुमा फिरा के लिख सकते हो। ठीक है, तो आप समझ लो एक चीज की रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हंसिए मत जी, इसमें क्या शक है। हमेशा बोलता है इसमें क्या शक है। तुमको मैं हरा दूंगा, इसमें क्या शक है। तुम मुझको हरा दोगे, इसमें क्या शक है। पगलू कहीं का, कुछ जानता हूं तो नहीं क्या रे। आ जाओ अगला सवाल। अगला पूछा है मेरे बच्चे, अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा का सारांश प्रस्तुत कीजिए। ये सवाल कभी नहीं आएगा बच्चों, ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा का सारांश। अगर पूछा जाए तो क्या मेरे बच्चे आप लिख दोगे? सर हाँ, सारांश का मतलब क्या होता है सर? सारांश का मतलब ये हुआ कि बच्चों कहानी को एकदम संक्षेप में बताना। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने 12th फेल मूवी देखी है? हाँ सर, बताओ मुझे। सर 12th फेल मूवी में एक लड़का होता है जिसका नाम मनोज कुमार होता है। वो एकदम मनोज कुमार एक लड़का है जो कि यूपी का एक लड़का मनोज कुमार है, जो पहले पढ़ने में बहुत कमजोर होता है, जो 12th क्लास में जाकर फेल हो जाता है। परंतु उसको एक बहुत अच्छे ऑफिसर मिलते हैं, एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी मिलते हैं। उससे वह प्रेरित होकर के वह अपनी तैयारी के लिए दिल्ली जाता है और दिल्ली जाकर के वो कठिन परिश्रम करके वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, या सॉरी आईपीएस बन जाता है। आईपीएस बन जाता है जिसके बीच में उसे, है ना, उसकी मुलाकात एक श्रद्धा नाम की लड़की से होती है ना। उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है और वो लड़की भी जो है उसकी काफी मदद करती है और फिर वो क्या बन जाता है? आईपीएस बन जाता है। पूरी कहानी खत्म। बच्चों ये बताओ कि मैंने पूरी कहानी आपको कितने समय में सुनाई? आप बोलोगे सर आपने पूरी कहानी 1 मिनट में सुना दी। तो बच्चों किसी भी कहानी को शॉर्टकट में बताना, किसी भी कहानी को शॉर्टकट में बताना क्या कहलाता है? बताओ, शॉर्टकट में बताना क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे, शॉर्टकट में बताना ही सारांश कहलाता है। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश लिखें, तो क्या आप इस कहानी को शॉर्टकट में बता सकते हो? अरे बोलो ना भैया हाँ। हाँ सर, चलो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहां से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, अपने अंदर वो जुनून रखिए, वो जज्बा रखिए कि हम लिख देंगे। रटने से भैया कभी बेड़ा पार नहीं होता।
आ जाओ, चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ाते हैं हम आपको। चैप्टर नंबर दूसरा चैप्टर नंबर दूसरा ढहते विश्वास बच्चों। ढहते विश्वास कहानी को ढहते विश्वास कहानी को बधाई हो, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों, मैं आपको पढ़ाता हूं ढहते विश्वास कहानी, समझाता हूं, ठीक है। ढहते ढहते विश्वास। विद्यार्थी जी, पहली बात है कि ढहते विश्वास जो कहानी है, इस कहानी के बारे में आपको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इस कहानी में बच्चों कहाँ के बारे में बताया है, किस राज्य की चर्चा है। भैया इस कहानी में उड़ीसा राज्य की चर्चा है। अच्छा ये बताओ इस कहानी में क्या क्या हुआ है भाई? सर इस कहानी में एक बहुत ही ज्यादा साहसी औरत है। इस कहानी में बहुत ही ज्यादा साहसी औरत है, और इस औरत का नाम क्या है? अच्छा ये मेरी मम्मी के नाम पर है, लक्ष्मी बच्चों। मेरी मम्मी का नाम भी लक्ष्मी है, और जैसे इस कहानी की ये पात्रा लक्ष्मी साहसी है, वैसे मेरी मम्मी भी बहुत साहसी थी, ठीक है। तो लक्ष्मी नाम की एक औरत है, लक्ष्मी नाम की एक औरत है जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये इनके मेरे विद्यार्थी जी, ये इनके पतिदेव जी हैं, ये इनके पतिदेव जी हैं, जो रहते कहाँ पर हैं? जो रहते हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण विद्यार्थी जी, लक्ष्मण। और ये इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे ले लो, इनके 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं। और विद्यार्थी जी ये इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। या भाई साहब क्या फिगर ना, क्या मैंने ये पिक्चर बनाया, देखो ध्यान से। इनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। इसका नाम है बच्चों केशव, केशव। और ये बच्चा है, ये कुछ दिया होगा, सॉरी केशव नहीं, अच्युत है। क्या नाम है? अच्युत। अच्युत इनके बेटे का नाम है, बड़े लड़के का नाम है। ये बच्चों कहानी को ध्यान से सुनना, मैं इस कहानी का आपको सारांश बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। इसमें एक औरत है, बहुत साहसी है, जिसका नाम लक्ष्मी है। नया नया शादी करके वो गांव आई है, और इसका जो घर है वो देवी बांध के नीचे है। देवी बांध के मतलब बांध ऊंचा पर है और उसका घर नीचे पर है, देवी बांध के किनारे है समझ लो। इनके पति, गांव में ऐसा अक्सर होता है कि जब बच्चों गांव में कोई काम ना हो तो लोग बाहर काम करने जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनके पापा या भैया दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कार्य करते होंगे, बोलो यस और नो, ठीक है। तो वहीं पर जो है ना, लक्ष्मण जो है वो कोलकाता में कार्य करता है पैसा कमाने के लिए। पर देखो अच्छी पत्नी मिलने से जिंदगी सुधर जाती है। इसकी पत्नी बहुत अच्छी मिली है, जिसका नाम है बच्चों लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या करती है? अपने घर के सारे काम को संभालती है। कुछ पैसा कमाने के लिए आपने गांव में देखा होगा कि जब इनकम, देखो जब पति का इनकम कम हो जाता है तो पत्नी को भी कुछ कार्य करना पड़ता है, चाहे वो किसी के घर में जाके बर्तन धो ले। गरीबी इतनी बेशर्मी चीज है बच्चों कि गरीबी में इंसान ने क्या क्या नहीं देखा है। मैं अपने जीवन में क्या क्या नहीं देखा हूँ। आप लोग तो जिस जमाने में जी रहे हो, मैं बोलूंगा तो मैं रोने लगूंगा अभी। आप लोग जिस जमाने में जी रहे हो अभी ना, वहां पर बहुत कुछ है बच्चों। आप लोगों के जीवन में शायद ऐसा कभी नहीं आया होगा जब आपके घर में 10-10 दिन तक चावल नहीं बना होगा। ऐसा कभी हुआ है जीवन में? पर मैंने अपने जीवन में देखा है बच्चों कि जब हमारे घर में 10-10 दिन तक चावल नहीं बनते थे। जब मेरी बहन की शादी हुई थी वर्ष 2007 या 8 में बच्चों, तो उस समय परिवार की मेरी स्थिति ऐसी थी, इतनी कमजोर स्थिति थी कि मेरे घर में लगातार लगभग 10 दिन तक चावल नहीं बना था। चावल समझते हो? भात नहीं बना था। हम पूछते थे मम्मी से आखिर ऐसा क्यों नहीं बनता है, तो हम बहुत छोटे थे। मुझे भी एग्जैक्ट याद है बच्चों कि मेरी मम्मी मतलब कि सब भाई तो रह जाता था, है ना। वो मकई का सत्तू होता है, और रोटी तो कहाँ, मतलब सत्तू वगैरह खा करके, रोटी वगैरह भी हो सकता था, रोटी भी खा करके घर पे मेरे भैया लोग रह जाते थे। पर मैं छोटा बच्चा था और मैं बहुत शरारत करता था, यानी मुझे बच्चों चावल चाहिए। तो मम्मी दूसरे के यहाँ से जा करके साड़ी में, वो होता ना, वो छुपा करके वो कटोरा में लेकर के चावल लेके आती थी। और मैं उस दृश्य को बच्चों अभी ना ऐसे देख रहा हूँ, अपनी आंखों से मैं उस दृश्य को देख रहा हूँ, जब मेरे लिए मम्मी दूसरे के यहाँ से चावल मांग कर लाती थी मुझे खिलाने के लिए, कि मेरा बच्चा, मतलब बहुत रोता था मैं कि मुझे चावल चाहिए। तो उस गरीबी को मैं झेला हूँ बच्चों, मैं खुली आंखों से देखता हूँ। इसलिए मुझे लोग पूछते हैं कि संजय सर आप सबसे ज्यादा यूट्यूब पर क्लास लेते हो, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? आप बहुत मेहनत करते हो, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? इसके पीछे मोटिवेशन है बच्चों मेरे घर की हालत। जिस हालत से मैं गुजरा हूं ना, उसके मतलब क्या ही बताऊं मैं, बहुत कुछ है। खैर छोड़ो, किसी और दिन बताएंगे। मेरे बच्चे, तो लक्ष्मी क्या करती है? अब सोचो एक नई नवेली लड़की, एक नई नवेली औरत, जिसको उसके पति ने ब्याह करके लाया, शादी करके लाया, और उसका पति जो है वो कोलकाता में कार्य करता है,
और पत्नी, जब बच्चों घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो पत्नी को कार्य करना पड़ता है। मेरी मम्मी भी उस समय कार्य करती थी, मेरी मम्मी ने सब कुछ किया है। मेरी मम्मी ने बच्चों वो मूढ़ी होता है ना चावल का, उसको बेचा है। मेरी मम्मी ने आम के सीजन में आम बेचा है, मेरी मम्मी ने लीची बेचा है। मेरी मम्मी जब स्कूल बन रहा था मेरे पास में, वहां पर मजदूरी करने जाती थी। मेरी मम्मी दुकान चलाई है, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। आप कह सकते हो कि सी डिड एवरीथिंग फॉर फॉर हर चिल्ड्रेन। उन्होंने अपने बच्चों के लिए हर चीज किया है बच्चों। लेकिन तब माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, तब मम्मी पापा की आंखों में वो खुशी के आंसू होते हैं मेरे बच्चों, जब उसका बच्चा कामयाब हो जाता है, जब वो कुछ जीवन में करता है। मेरी बच्चों ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्दी, तुम्हारे पेपर हो जाएंगे तुम लोग को, फिर बच्चों मेरी बहुत ख्वाहिश है अपनी फैमिली को बच्चों एक बहुत एकदम लग्जरियस लाइफ देने का। एक घर में कार हो बहुत अच्छा, 2-3 मंजिला घर हो, वो सब ख्वाब है मेरे बच्चों मम्मी को देने का। हाँ, तो कहा थे हम कि हाँ, लक्ष्मी जो थी मेरे बच्चे, लक्ष्मी जो थी वो क्या थी, हाँ, तो अपने घर के खर्चे चलाने के लिए लक्ष्मी 2 चीजें करती थी। पहला, एक बच्चों गांव में एक तहसीलदार होता है, उसके घर पे जाकर कार्य करती थी, बर्तन उर्तन धोती थी, पहला कार्य। दूसरा, लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं यानी उनके ससुर मरने से पहले जो लक्ष्मी के पति हैं उसके नाम पर 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, तो उस जमीन पर भी हल किराए पर लेकर के हल किराए पर लेकर के उस पर खेती करती थी। तो लक्ष्मी 2 कार्य करती थी। तो बताओ बच्चों, कोई औरत बच्चों इतना कर रही है तो आप उस औरत को क्या बोलोगे? साहसी बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ भैया जरूर बोलेंगे, क्योंकि एक औरत होकर के पहला तो दूसरे के घर में काम करने जाती थी, कार्य करने जाती थी, और दूसरा, एक औरत अपने बच्चे को साथ मिल करके, एक बच्चे सबको पास में मतलब लेकर के खेती भी करती थी। तो ये औरत बहुत अच्छे ना। इस कहानी में ये होता है बच्चों, इस कहानी में बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़। और बाढ़ आने के बाद बच्चों सब कुछ तबाह हो जाता है। गांव के जितने फसल हैं सब डूब जाते हैं, गांव के जितने घर हैं घर भी डूब जाते हैं। और ये लक्ष्मी किसी भी तरह से जान बचाकर उस बाढ़ से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने में शायद इसका जो छोटा बच्चा है वो मर जाता है, छोटा बच्चा पानी में डूबकर मर जाता है। यही बच्चों कहानी है। तो चलिए, अगर आप लोगों की आज्ञा हो कि सर क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो क्या क्वेश्चन करें? क्वेश्चन शुरू करें। सर आपके पापा जी क्या करते थे? मेरे बच्चे जानना चाहते हो। मेरे पापा जी बच्चों मजदूर थे। पापा जी क्या थे? पापा जी के बारे में अगर जानना चाहते हो मेरे बच्चे, मैं बताऊंगा कभी, ठीक है। मेरा देखो, मेरा बताने का मतलब बच्चों कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं आपसे कुछ सहानुभूति लेना चाहता हूँ। मैं जब भी अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ बच्चों, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रति दया दिखाओ। मैं अब दया कर मतलब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिस पर आप दया कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति है बच्चों जो गांव में बहुत ज्यादा एक मतलब एक ऐसी छवि है मेरी, एक अमीर टाइप का छवि हो चुका है। संजय सर मतलब बहुत अच्छा इंसान, बहुत पैसा, बहुत कुछ, सब कुछ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे पिताजी क्या करते थे, मैंने जो अपने हौस में पापा को जो जो करते देखा है मैं सब बता रहा हूँ। पहली बात है, पापा मजदूरी करते थे। मजदूरी का मतलब किसी का मकान बन रहा है तो वहां जाकर के सीमेंट उठाना, वहां जाकर के ईंट उठाना, सीमेंट उठाना, ईंट उठाना, ये काम करते मैंने देखा है। पापा को मैंने सबसे ज्यादा काम करते देखा है बच्चों। वो जाते थे, वो लकड़ी है ना, लकड़ी चीरने बच्चों। लकड़ी चीरने मतलब समझते हो, एक कुल्हाड़ी होता है। क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है इस तरह से, ये कुल्हाड़ी होता है। और इस कुल्हाड़ी से मेरे बच्चे, सॉरी, एक कुल्हाड़ी होता है, और इस कुल्हाड़ी से फिर क्या करना पड़ता है? लकड़ी को फाड़ना पड़ता है, लकड़ी को चीरना पड़ता है। तो ये पापा को मैंने सबसे ज्यादातर ये लकड़ी फाड़ने वाला काम करते देखा है। और उस समय जब बच्चों गांव के लोग, उसी एज के लोग, मतलब वहीं पर जब दूसरे के पापा बच्चों 500 रुपए कमाते थे, 400 रुपए कमाते थे, वहीं उस समय हमारे पापा जी मात्र बच्चों 100 रुपए, 120 रुपए ऐसे कमाते थे। ठीक है। तो मतलब एक चीज होना चाहिए आपके अंदर, है ना, हर हर परिवार में, हर खानदान में बच्चों को एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को उस गरीबी से आगे निकालता है। ठीक है। तो आप भी याद रखना जीवन में कि अपने परिवार के लिए वो इंसान आप बनो। और आप बच्चों वो इंसान तब बन सकते हो जब आप सक्सेसफुल होते हो। अब आप बोलोगे सर सक्सेसफुल का मतलब क्या? मैट्रिक में 450 नंबर? नहीं बच्चों, सिर्फ मैट्रिक पास करने से आप घर की गरीबी दूर नहीं कर पाओगे। सिर्फ मैट्रिक पास करने से नहीं कर पाओगे। तो 2 चीजें जीवन में गोल रखना है बच्चों। एक तो पहली, बढ़िया स्टडी हो आपकी, बहुत ही अच्छी पढ़ाई आपको अच्छी हो, सबसे पहली बात।
पढ़ाई अच्छी हो और इतनी अच्छी हो, इसके बाद थोड़ा अपना अंग्रेजी वगैरह ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। पढ़ाई अच्छी हो और पढ़ाई अच्छी होने के साथ दो चीज बच्चों, आप ये गरीबी दूर कर सकते हो दो चीजों से। एक तो बच्चों सरकारी नौकरी ले लो अच्छी वाली, सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो तो आप क्या कर सकते हो, एक मतलब घर को एक मम्मी पापा को एक रिस्पेक्ट दे सकते हो, अच्छी इज्जत दे सकते हो। नहीं अगर हो सकता है ये चीज, सरकारी नौकरी नहीं करना या हो ही नहीं सक रहा है तुम्हारा, तो बच्चों अपना बिजनेस करना। क्या करना? अपना बिजनेस करना, ढंग का बिजनेस करना बच्चों, है ना, कोई ढंग का बिजनेस करना, ठीक है। मान लो बच्चों कि मैं टीचर बन गया, अब हर कोई टीचर थोड़ी बन सकता है, अब मैं कह दूं पूरा बिहार ही टीचर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक अच्छा बिजनेस करना, एक अच्छे माइंड सेट के साथ रहना हमेशा बच्चों। आज के जमाने में आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको यूट्यूब मिला है। आपको जो पढ़ना है, जो चीज के बारे में जानना है, यूट्यूब बताता है, गूगल बताता है। आज आप जिस संजय सर को देख रहे हो ना, ये संजय सर ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे बहुत सारे बच्चों कहानियां हैं, कभी बताऊंगा। अभी पढ़ाई कर लो, फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा आप लोग का, प्लीज सॉरी। पूरी कहानियां मैं बताऊंगा कि कैसे बच्चों, एक दिन दुकान में बैठने वाला लड़का, एक दुकान होता था मेरे घर पे, मैं यहीं पर बैठता था और बच्चों मैं बैठता था, और आपने पहले देखा होगा मेरे घर में एक भैया ना, मेरे यहाँ पर एक दुकान था बच्चों, जहाँ पर बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह बिकता था दुकान में, और मैं बेचता था। दिन भर की बताओ बच्चों कितनी बिक्री होती थी, तो बच्चों दिन भर की बिक्री 500 रुपये होती थी। और जिस दिन बच्चों, समझ लो मेरी बात को, जिस दिन बच्चों 500 रुपये बिक्री होती थी ना, उस दिन ऐसा होता था फेस, ऐसा वाला हैप्पी वाला। 300 रुपये बिक्री होता था पूरे दिन में, 300 से 400 रुपये बिक्री होता था पूरे दिन में, और 500 जिस दिन हुआ तो बहुत खुशी होती थी। बच्चों मैंने बिक्री बताया, मैंने प्रॉफिट नहीं बताया। जो लोग ये सब दुकान करते होंगे, आपके मम्मी पापा या आप कभी करे होंगे, जहाँ पर चॉकलेट बिस्किट बिकता है, चॉकलेट बिस्किट आलू वूलू ये सब बिकता है, किराना टाइप का दुकान, इसमें बच्चों मार्जिन 10% का होता है ना, 10% से 20%। अगर 20% का मार्जिन भी निकाल लेते हैं तो मेरे बच्चे, इनकम बताओ कितनी थी, इनकम बताओ कितनी थी विद्यार्थी जी? इनकम थी मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए। ये कब की कहानी है, कोई झूठी कहानी नहीं है, कभी मेरे गांव में आके किसी से पूछ सकते हो। ये 100 रुपए बच्चों हमारा बचत होता था, 100 रुपए बचत, उसमें 2 आदमी उधार लेके गया, मामला खत्म हो गया, 100 रुपए बचत होता था। और बच्चों ये कब की कहानी है? सर कब की कहानी सुना रहे हो? हंसी आ गई बच्चों। देखो कहानी सुन लो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कब की बता रहा हूँ, 2014, मात्र 10 साल पहले, 10 साल पहले। फिर मैंने फैसला लिया कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है। फिर मैंने बहुत, बच्चों छोड़ो, फिर आप लोग गुस्सा हो जाओगे, सर बहुत बताते हो आप, आ जाओ। मैंने ये बता रहा था हाँ इसके बारे में। तो इसका गांव में क्या आया था बच्चों, बाढ़ आया था, है ना। इसके गांव में क्या आया था, बाढ़ आया था। और बाढ़ आने पर क्या हुआ था, तो बाढ़ आने पर बच्चों सब कुछ गांव का तबाह हो गया। तो अब बताओ, तो लक्ष्मी की कहानी बस इतनी है, एक साहसी औरत थी, पति ये वो वगैरह, ठीक है ना। पति बच्चों कोलकाता में रहता था, और अपना घर चलाने के लिए लक्ष्मी जो है, अपना घर चलाने के लिए ठीक है, लक्ष्मी अपना घर चलाने के लिए बच्चों क्या करती थी, तहसीलदार के यहाँ पर काम करती थी, और प्यारे बच्चों अपने 1 बीघा खेत में अपने खेती करती थी। ठीक है, अब ये कहानी खत्म हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, आ जाओ। अब मेन मुद्दा है, आपने पूरा कहानी सुना है, अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो। आ जाओ बच्चों, मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन पूछ करके। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक, है ना, उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। उसकी पारिवारिक जीवन का, बच्चों पारिवारिक क्या होता है, पारिवारिक जीवन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ आपसे सवाल पूछा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक जीवन का। तो बच्चों एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा, बाकी अपने से लिखेंगे हम लोग। बच्चों कहते हैं कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। इसको क्या बोलोगे, साहसी तो बोलोगे। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति, मतलब पूछा है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति कैसी थी, बताओ। यानी लक्ष्मी के जो परिवार में स्थिति थी वो कैसी थी, क्या वो बहुत अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी, या बहुत गरीब थी, बहुत संकट में जी रही थी? तो कहेंगे भैया उसकी जो पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर पूरा, है ना, घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे कार्य करना पड़ता था। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो लक्ष्मी के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, एक बार हमें बता दीजिए। अब बच्चों अपनी भाषा में मुझे बताना है, आराम से लिख देंगे कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी एक बहुत ही साहसी औरत थी,
मतलब हम पहले ये कहेंगे कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है या मेन पात्रा कह सकते हैं, मुख्य पात्रा है। ये बहुत ही साहसी औरत थी क्योंकि इनके पति जो है लक्ष्मण वो कोलकाता में ही रहते थे। तो लक्ष्मी अकेले ही अपने चारों बच्चों के साथ गांव में रहती थी। ठीक है, लिख सकते हैं ना, गांव में रहती थी, है ना, गांव में रहती थी। अब पूछा उसके पारिवारिक स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, है ना। उन्हें पैसों के लिए मतलब उनके जीवन में इतनी कमी थी पैसे की कि आप सोच सकते हैं कि उसे उसे घर के खर्चे चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ जा करके जूठे बर्तन धोने पड़ते थे बच्चों। ये अपनी भाषा में उसको लिख देना है। नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि कहानी के आधार पर दिखाइए कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। बच्चों इस कहानी में यही बताया गया है कि जो उड़ीसा का जो इसका गांव है, उस गांव में या उड़ीसा का जो जीवन है वो किस प्रकार से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। तो इस कहानी में बच्चों बाढ़ और सूखा दोनों के बारे में चर्चा है। सूखा का कम है, बाढ़ का ज्यादा है। तो पूछा गया है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। कहानी के आधार पर बताना है। तो कहते हैं बच्चों इस कहानी में तूफान का, सुखाड़ का, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती हैं, है ना। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। तो बच्चों पूछा गया है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। तो मैंने बता दिया बच्चों कि इस कहानी में बाढ़ और सूखा के विशेष रूप से चर्चा है। ऐसे तो बच्चों किसका है, बाढ़ का है, सुखाड़ का है, तूफान का है, बरसात का है, सबका चर्चा है, लेकिन बाढ़ का चर्चा सबसे ज्यादा है इस कहानी में। तो बोलो बच्चों लिख दोगे हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस के आने के, आएंगे भी तो आप लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल पूछा गया बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों आप इमेजिन करो, हाँ मेरे बच्चे आप इमेजिन करो, पूछा गया है कि ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ के दृश्यों के बारे में बताया गया है। तो क्या आप प्यारे बच्चों वहां पहुंच सकते हो? अभी नहीं सर, आप सिर्फ कल्पना कीजिए। बच्चों हम लोग बिहारी लोग हैं, हमें पता है बाढ़ आने पर कितनी कठिनाइयां होती हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि बाढ़ आने पर क्या होता है। तो पूछा गया है कि ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ आए दृश्यों का अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बच्चों मैं कल्पना करके बताता हूं कि जब इस कहानी में बाढ़ आता है तो लोग बाढ़ को रोकने का बहुत कोशिश करते हैं। लोग बांध बनाते हैं, बांध से बाढ़ को रोकने का प्रयास करते हैं, पर वो बाढ़ रुकता नहीं है। बांध टूटकर बाढ़ का पानी गांव में आ जाता है, और जब गांव में आता है तो गांव की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, गांव के सारे घर डूब जाते हैं, जितने पशु होते हैं वो सब बाढ़ की पानी में डूबकर मर जाते हैं, और लोग अपनी जान को बचाकर भागते हैं। कुछ लोग भी बाढ़ की पानी में डूबकर मर जाते हैं। बस यही चीज लिखना है बच्चों। क्या लिख देंगे बताइए हाँ या ना? यस भैया लिख देंगे। सवाल क्या है कि बहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। तो कितने बच्चे हैं जो लिख सकते हैं कि सर इस कहानी में बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है? इस कहानी में बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। जब गांव में बाढ़ आता है तो गांव की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, गांव में जितने पशु होते हैं वो डूब जाते हैं, जितने घर होते हैं सबके घर डूब जाते हैं, और बाढ़ से बचने के लिए इंसान भागने लगता है, और भागने पर कुछ इंसान भी डूब करके मर जाता है। बस यही लिखना है बच्चों, ठीक है। यस भैया लिख देंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयावह है। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें और घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए आशय नहीं बचता है। भैया कहाँ रहे कोई पता नहीं। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार बाढ़ में स्कूल के छत पर भी पानी था। सोचो बच्चों, किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। इन्हें बहुत सारे लोगों के परिवार ही खो गए थे। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों, हो जाएगा तो यस लिखकर भेजना। यस भैया हो जाएगा, कंप्लीटेड है ना, कंप्लीट होना चाहिए। यस भैया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला बच्चों, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए।
ढहते विश्वास कहानी का जो शीर्षक दिया है ढहते विश्वास, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? इसके शीर्षक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बच्चों इस कहानी का शीर्षक अच्छा है या खराब है? मैं कहूंगा बच्चों बहुत सुंदर है, क्योंकि जो वहां के लोग होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं वो भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं कि हे प्रभु, हे माता, मुझे विश्वास है आप पर कि मेरे गांव में बाढ़ आएगा नहीं, और आएगा भी तो इतना तबाह नहीं करेगा। जब बच्चों उस गांव में बाढ़ आता है और गांव में फसलें, गांव के घर, गांव के पशु पक्षी, पशु बच्चों कह सकते हो, पक्षी तो उड़ गए होंगे, गांव के पशु सब डूब जाते हैं और वहां के बहुत सारे इंसान भी डूब जाते हैं, तो आदमी का विश्वास क्या होता है बताइए? इंसान इंसान का जो विश्वास है वो ढह जाता है। ढहना मतलब होता है टूटना बच्चों, बेसिकली क्या होता है? ढहना का मतलब होता है टूटना, टूटना। तो वहां के लोगों का विश्वास जो है भगवान के प्रति वो टूट जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास एकदम सही शीर्षक है, एकदम सही शीर्षक है। तो बच्चों पूछा गया है कि ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर लिखे हैं बच्चों कि इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का तूफान, सुखाड़, बाढ़, है ना, तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वो टूट जाता है, वह टूट जाता है। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक एकदम सही है, एकदम उचित है। तो कितने बच्चे हैं जो इसका जवाब लिख सकते हैं? यस लिखिए, यस कि हाँ भैया हम लिख सकते हैं इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां के लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनका विश्वास पूरा ढह जाता है, पूरा टूट जाता है। आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों की लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। अब बताओ, अब क्या लक्ष्मी के बारे में लिखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा? बच्चों लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में, है ना, लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा है, बताइए कितने बच्चे हैं जो लिख सकते हैं? मुझे लगता है कि इनके शब्द में अगर मैं कुछ भी कहूँ ना बच्चों तो वो ओछा है। कुछ भी कहना बच्चों एक बहुत बड़ा पाप जैसा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में कि लक्ष्मी कैसी औरत थी। ऐसी औरत हो मिलना बहुत मुश्किल है बच्चों, इतनी साहसी। तो लिखेंगे लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा है, और लक्ष्मी जो थी वो बहुत ही ज्यादा साहसी औरत थी, बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, कह सकते हैं मेहनती और साहसी थी। उनके पति जो हैं वो कोलकाता में कार्य करते थे। लक्ष्मी अपने चारों बच्चों के साथ, लक्ष्मी अपने चारों बच्चों के साथ अपने गांव में बच्चों क्या करती थी? गांव में रहती थी। पैसे की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वह तहसीलदार के यहाँ पर जाकर कार्य भी करती थी, और अपने खेतों में अपने अपने 1 बीघे जमीन पर खेती भी करती थी। तो लक्ष्मी के बारे में क्या आप लिख दोगे? भैया बहुत अच्छे से लिख देंगे। चलो हम एक बार देख लेते हैं फर्ज है। कहते हैं भाई ये लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है, एक मेन कैरेक्टर है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। अकेले मतलब पति के बिना अकेले, ठीक है, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कार्य करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को, अपने बच्चे को यहां से बाहर निकालती है। हो जाएगा? बताओ, ऐसे लिखकर भेजो कि हाँ भैया हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे हो जाएगा और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार क्लास को सब लोग लाइक करें। अभी लाइक की संख्या जो है विद्यार्थी जी 6 के प्लस हो जानी चाहिए। तो प्लीज एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। सब लोग लाइक कीजिए फटाफट से, स्पीड में आ जाओ। अगला कहानी है बच्चों, अगला कहानी है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? बच्चों कहते हैं कि इस कहानी में किस राज्य के बारे में चर्चा है? कोई विद्वान बच्चा है जो मेरी बात को बहुत सुंदर तरीके से सुन रहा है तो मुझे लिख कर भेजें। कोई बुद्धिमान बच्चा है तो आप बोलोगे भैया इस कहानी में उड़ीसा के बारे में चर्चा है, उड़ीसा के बारे में चर्चा है, बिहार की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। पर हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहेंगे कि सर बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित है, ये हम जानते हैं। बिहार का उत्तरी बिहार, जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, बिहार का उत्तरी बिहार पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त है, और बिहार का दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित है। बाढ़ के समय में बिहार के लोग
बिहार के लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप कह सकते हो कि बाढ़ जो है वो बिहार के लोगों के लिए एक श्राप के जैसा है, जो हर वर्ष आता है और बिहार की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ जाता है कि नहीं है? तो बच्चों पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? भैया सोचते क्या है, पूरा बता देंगे क्या सोचते हैं। कहते हैं कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है। सही बात है, बिहार का कोई चर्चा नहीं है, उड़ीसा का चर्चा है, पर हमसे बिहार के बारे में पूछा है, बता देते हैं। परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। बताओ, एक भी साल ऐसा बता दो जब बिहार के लोगों को बाढ़ से और सूखा से नहीं झेलना पड़े। कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन हर साल होता है। बच्चों, सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होता है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। मतलब जितना 38 जिला है उसमें आधा जिला तबाह हो जाता है और लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं। इसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कौड़ी पर असर पड़ता है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होता है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। बिहार बच्चों कृषि प्रधान राज्य है, हम कृषि प्रधान राज्य हैं और हमारी अगर खेती ही बर्बाद हो जाए, सूखा से पानी ना मिले तो भी बर्बाद, पानी ज्यादा तो भी बर्बाद। तो बताओ बिहार प्रभावित है या नहीं है? तो अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए एक अभिशाप है, एक श्राप की तरह है बच्चों। तो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को लिख सकते हैं? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजो कि हाँ महोदय, मैं इस क्वेश्चन को गर्दा छोड़ा सकता हूँ। यस लिखकर भेजिए, यस 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 यस। और मैं बहुत देर से बच्चों आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, बहुत देर से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि भैया ये बताओ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सबसे अधिक यही है ना, मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ कि सर 2 चैप्टर खत्म हुआ। पहले बधाई हो आपको कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो फिक्स आ जाएगा, 5 बनाना है। ठीक है, वर्णिका को बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं आपसे कहूंगा मेरे बच्चे कि 10 सवाल पूछा जाएंगे, 10 में से आपको 5 बनाना है। मैं कहूंगा आपको 5 में से 4 वर्णिका से बनाना है। कितना बनाना है? 4 वर्णिका से। विद्यार्थी जी 4 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वर्णिका से, आपको वर्णिका के चारों क्वेश्चन बना देने हैं। गोधोली बुक से 1 ही सवाल बनाना है। बोलो हाँ या ना। मेरी प्लानिंग समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या सर? मेरी प्लानिंग ये है बच्चों, देखो कि मेरे एग्जाम में जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं हिंदी का, हमारे एग्जाम में टोटल सवाल आएंगे 10 में से बनाने हैं 5। अगर ऐसा उम्मीद है कि 10 में से 4 क्वेश्चन वर्णिका से रहेगा, अगर नहीं रहा तो 3 तो फिक्स है, उसे कोई नहीं काट सकता। तो मेरे बच्चे हमारा यही मन है कि हमें 3 ये देखो 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन वर्णिका से ही बनाने हैं। यानी बच्चों गोधोली बुक को अगर नहीं भी पढ़े हैं आप, गोधोली बुक को अगर नहीं भी पढ़े हैं तो गोधोली बुक से 1 या 2 सवाल हमें मात्र बनाने हैं, 1 या 2 सवाल। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा वर्णिका पर ध्यान देते हैं। आप लोग के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल आते हैं कि भैया ये बताओ कि हमें जो है कि ये इसका पीडीएफ कहाँ मिले। बच्चों देखो, लगभग मैंने पहले ही बताया था कि 25% पीडीएफ मैंने फ्री कर दिया है, ताकि बिहार के बच्चों, पहली बात बताओ, आप कभी गर्व ना सोचना बच्चों, बिहार में सबसे ज्यादा लोग कहाँ देखते हैं, किसको देखते हैं पूरे बिहार में? तो आपके मन में ईमानदारी से निकलेगा कि सर सबसे ज्यादा लोग लगभग 10th क्लास में आपको ही देखते हैं। मेरी बात ना, मतलब व्यूज भी अगर देखें तो चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज अपने ही आते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी जी आप लोग ईमानदारी से भी बोलोगे तो सबसे अधिक लोग बच्चों बिहार में हमें देखते हैं, दिशा को देखते हैं। अब बच्चों अगर हम चाहें तो हम बहुत फीस ले सकते हैं। हमने बच्चों बहुत कम फीस लिया आपसे, बहुत कम फीस लिया। क्रैश कोर्स वगैरह भी जो हम लोग थोड़ा दिन पढ़ाए, 2-4-5 क्लासेस लिए, तो हम उसमें भी आप लोगों से पैसा दोबारा नहीं लिए। टेस्ट लेकर के आए, वहां भी पैसा नहीं लिए। अब बच्चों अभी भी मैंने 25% चीजें फ्री कर दी हैं, तो ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये पीडीएफ बच्चों आपको फ्री में मिलेगा। एक बार ताली होना चाहिए। और मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, तो मेरे बच्चे सब लोग ध्यान से देखना। ये पीडीएफ फ्री में मैंने दिया है ना। फिर बोलोगे सर पेमेंट वाले का क्या फायदा? पेमेंट का भी पूरा है ना, फुल कोर्स है उसका। फ्री में कुछ कुछ चीजें हमने दे रखी हैं। तो मेरे बच्चे सबके पास अपना एप्लीकेशन है, अपना प्यारा सा अपडेट होने के बाद ये बच्चों आप कह सकते हो कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन भी बन गया है ना। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन भी अपना है। जितना भी एप्लीकेशन अभी तक आप यूज कर रहे थे, अभी हम लोग अपना एप्लीकेशन दिशा का, उसमें सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ये आपको देखने को मिलेगा।
आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए होंगे जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। ये सेखू का न कोई बच्चा है, ध्यान से देखेंगे। ये बच्चों पेड कोर्स है, फ्री कोर्स है, पेड नोट्स है, पेड टेस्ट है, एनसीईआरटी बुक है और फ्री नोट्स है। विद्यार्थी जी 6 नंबर सेक्शन में जाइएगा फ्री नोट्स में, यहाँ आपको पूरा वर्णिका मिलेगा, पूरा वर्णिका मिलेगा। यहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद, अभी नहीं, हल्ला मत करो। और पता है इसमें क्या फायदा है, क्या सर, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं है, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी है। तो विद्यार्थी जी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरे वर्णिका का यहाँ पर है। लेकिन हाँ, अगर आपको फुल चाहिए कि सर मुझे तो गोधूली भी चाहिए, तब मेरे बच्चे यहाँ पर आना, यहाँ आकर के पेड कोर्स में आना। और पेड कोर्स में आकर के 99 रुपए प्राइस है पूरे कोर्स का, 99 रुपए में आप इसको परचेज कर लेना। जिसको पूरा लेना है उसके लिए, जिसको आधा भरना है, सिर्फ वर्णिका भरना है, यहाँ आ जाओ, फ्री ले लो बच्चों, ठीक है। हाँ जरूर आना सब लोग, क्लास के बाद जरूर ले लेना यहाँ से फ्री में, दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले लेना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ जाए। तीसरा चैप्टर का नाम बताओ। मेरे से 2 चैप्टर खत्म, अरे जल्दी करो फटाफट से, मुझे खत्म करना है क्योंकि मेरे क्लास भी है फिर। आ जाओ, तीसरा चैप्टर है बच्चों माँ। चैप्टर नंबर 3 है माँ बच्चों। अब ये बताओ कि माँ चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है माँ बच्चों। अब ये बताना कि माँ चैप्टर में माँ की हम बात करते हैं माँ में, तो बच्चों माँ चैप्टर में जो प्रमुख पात्रा है ना, जो प्रमुख पात्रा है वो कौन सी लड़की है बताओ। सर माँ चैप्टर में एक पागल लड़की रहती है, गूंगी, जन्म से ही पागल गूंगी रहती है। उस लड़की का नाम क्या है, उस लड़की का नाम है बच्चों मंगू। क्या नाम है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लड़की है जिसका नाम है मंगू बच्चों। मंगू जो जन्म से ही 2 चीजें हैं, एक तो पागल है और प्लस में बोल भी नहीं पाती, तो गूंगी भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और इसे बहुत प्यार करती है इसकी मम्मी, इसकी माँ जो है ना, माँ जो है ना बहुत प्यार करती है, ये इसकी मम्मी है। बच्चों आप गूंगी रहो या पागल रहो, कुछ भी रहो, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्यार करती है वो मम्मी करती है। आपकी मम्मी के सामने अगर एक अजय देवगन को रखा जाए और आपको रखा जाए, फिर माँ से पूछा जाए कि दोनों में बेस्ट कौन है, देखने में अच्छा कौन है, तो आपकी मम्मी आपको बोलेगी, क्योंकि वो आप उसके लिए बेस्ट हो। और आपकी मम्मी के सामने ऐश्वर्या राय को रखा जाए या आपको रखा जाए, पूछा जाए दोनों में बेस्ट कौन है, देखने में सुंदर कौन है, आपकी मम्मी हमेशा आपको ही चूज करेगी। 99% चांस है कि आपकी मम्मी आपको सुंदर करेगी, ऐश्वर्या राय को नहीं करेगी। तो माँ के लिए बच्चा जो है ना वो सबसे सुंदर होता है या होती है, ठीक है। तो विद्यार्थी जी मंगू है, इसकी बहन होती है, इसकी बहन होती है, इसकी बहन होती है जिसका नाम होता है कमू। क्या नाम है, इसकी बहन है, मतलब अच्छी बहन नहीं कह सकते इसको, है ना, बुरी बहन है, मतलब जिसका नाम है बहन है उसकी, इसका नाम है कमू। क्या नाम है, कमू बच्चों, इसकी बहन का नाम है कमू या कमू नाम होता है, कमू देख लेना। इसके भाई हैं, इसके भाई हैं, इसके भाई हैं, इसके भाई हैं बच्चों, बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, एक साथ छोटे भाई भी है ना, एक छोटे भाई भी हैं, एक छोटे भाई भी और हैं बच्चों, एक छोटे भाई हैं, ये भी भाई हैं। तो टोटल बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि इस कहानी की जो प्रमुख पात्रा है वो कौन है, वो मंगू है। कौन जन्म से पागल और गूंगी है, तो वो मंगू है ना। कहते हैं बच्चों माँ की कितनी संतानें हैं, माँ की टोटल 1 यहाँ और 3 यहाँ, माँ की कुल संतानें 4 है। पूछा जाएगा कि मंगू को अलावे, यानी मंगू को छोड़ करके, मंगू यहाँ बेचारी, मंगू को छोड़ करके माँ की कितने संतानें हैं, तो बच्चों 1 2 3 संतानें हैं, ठीक है। पूछा जाएगा माँ के कितने बेटे हैं, तो माँ के 2 बेटे हैं। अब ये दोनों बेटा है, 2 बेटे हैं। माँ की कितनी बेटियां हैं, तो 1 और 2 बेटियां हैं। माँ के मंगू के अलावे कितनी बेटियां हैं, तो मंगू के अलावे कितनी बेटियां हैं, तो सिर्फ 1 बेटी है बच्चों, मंगू के अलावे सिर्फ 1 बेटी है। मंगू की बहन का नाम क्या है, कमू, कमू नाम है बच्चों, ठीक है ना। अब इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी में ये लड़की जन्म से ही पागल और गूंगी रहती है। ये बच्चों अपने से खाना नहीं खा सकती है, अपने से पेशाब करने तक टॉयलेट नहीं जा सकती है, अपने से कपड़ा नहीं धो सकती है, नहा भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो माँ इसको हर काम के लिए मदद करती है, नहलाने में, खाना खिलाने में। तो ये इसके बहन को और भाई को, और इसकी भाभी भी है, अरे हम तो भूल ही गए, है ना, इसकी भाभी है एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया। तो इनकी भाभीियों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि माँ, इनके भाभीियों को और इसकी बहन को बहुत प्रॉब्लम होता है कि माँ इस गूंगी लड़की के पीछे, एक पागल लड़की के पीछे दिन भर लगी रहती है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि घर में क्या इस पागल लड़की से कौन कौन प्यार करता था, तो आप बोलोगे भैया सिर्फ इसकी मम्मी प्यार करती थी और इसके भाई, इसकी भाभी और इसकी बहन प्यार नहीं करती थी। तो लेकिन इसकी मम्मी जो है अपनी बेटी को, कभी गांव के लोग कहते थे आपकी बेटी पागल है, गूंगी है, इसको अस्पताल लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मम्मी कहती थी अस्पताल गौशाला है, जैसे गाय को रखा जाता है गौशाला में, वैसे अस्पताल में आदमी को रखा जाता है, उसका ख्याल कोई नहीं रखता।
इसलिए मम्मी को हमेशा डर था कि मेरी बेटी का ख्याल अस्पताल में कौन रखेगा। इस डर की वजह से माँ अपने बेटी को अस्पताल नहीं भेजती है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जितने नखरे मैं झेल रही हूँ उतना नखरा अस्पताल में कौन झेलेगा। फिर बच्चों इसके गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम कुसुम होता है, मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की। कुसुम एक बार पागल हो जाती है और उस कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बहुत ही जल्दी कुसुम अस्पताल से ठीक होकर आ जाती है। फिर गांव वाले इसकी मम्मी को समझाती है कि मम्मी जी आप मान जाइए, बगल की ही एक लड़की कुसुम है जो पागल हुई थी और वो अस्पताल से ठीक होकर के आ गई है। जब वो ठीक हो सकती है तो हमारी मंगू भी ठीक हो सकती है। तो जब गांव वालों ने ऐसा कहा तो मम्मी फिर मान जाती है और माँ कहती है चलो अगर कुसुम ठीक होती है तो मम्मी जाकर कुसुम से मिलती है और कुसुम से पूछती है क्यों रे कुसुम, अस्पताल में कैसे लोग हैं। तो कुसुम कहती है माँ जी बहुत अच्छे लोग हैं, तो क्या मेरी बेटी वहां ठीक हो जाएगी। तो कुसुम कहती है माँ जी हो जाएगी। फिर माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं करती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं करती है, कहिएगा माँ। फिर माँ अपने बड़े बेटे को एक चिट्ठी लिखती है कि बेटा मैं कुसुम को लेकर अस्पताल जाने वाली हूँ, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माँ चिट्ठी किसे लिखती है, तो आंसर लिखिएगा अपने बड़े बेटे को। फिर अपने बेटी को लेकर बैलगाड़ी में माँ अस्पताल चले जाती है और अस्पताल जब जाती है तो वहां देखते हैं बहुत सारे मरीज हैं, अलग अलग प्रकार के मरीज हैं। तो वहां पर जाकर के फिर इसको भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराते समय ये नर्स से कहती है कि मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसका ध्यान रखिएगा। उसको लाइट ना उसको उसको अंधेरे में नींद नहीं आता है, ये सॉरी उसको रोशनी में नींद नहीं आता है, इसलिए अंधेरा कर दीजिएगा। मेरी बेटी को कपड़े बदलने भी नहीं आते हैं तो उसके कपड़े भी बदल दीजिएगा, टाइम टाइम पर खाना दीजिएगा। माँ बहुत प्यार करती है अपनी बेटी से। फिर उनका बेटा और उनकी माँ दोनों उसको अस्पताल में भर्ती करके घर वापस आती है। तो घर वापस आने के बाद माँ बहुत ही ज्यादा अपने पागल और गूंगी बेटी के बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते जब सुबह होता है तो माँ भी अपने बेटी की तरह पागल हो जाती है। तो बच्चों इस कहानी में हमने ये देखा कि एक माँ अपने बेटी से बेइंतहा प्यार करती है, इतनी प्यार करती है, इतनी प्यार करती है, इतनी प्यार करती है कि माँ उस कैरेक्टर में घुस जाती है जिस कैरेक्टर में उसकी बेटी है, यानी बेटी जो पागल है। माँ भी अपने बेटी के बारे में सोचते 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 माँ भी पागल हो जाती है। तो बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा। मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इस कहानी से यही सीखा होगा कि एक माँ जो होती है वो हर स्थिति में, चाहे बेटा अच्छा हो, बेटा खराब हो, देखने में सुंदर हो, देखने में बदसूरत हो, कैसा भी हो, उसकी माँ उसे बेइंतहा प्यार करती है, चाहे माँ की कितनी संतानें क्यों ना हो। अब आप बोलोगे महोदय अगर माँ एक बेटी से इतना प्यार करती थी तो इनकी बेटी कमो भी तो है ना, सब तो इनकी बेटी ही है। लेकिन बच्चों याद रखना कि जो बेटी बुरी स्थिति में थी, जो अपने से कुछ कार्य नहीं कर पा रही थी, तो प्यारे बच्चों उसके लिए माँ का प्यार था। यानी कि माँ हर बच्चे के लिए बराबर प्यार करती है, क्योंकि उसको उन्होंने सभी को अपने उदर से जन्म दिया है। माँ ने हर बच्चे को अपने पेट से जन्म दिया ना, पेट से, पेट में 9 महीना पाला है, इसलिए माँ के लिए हर बच्चा एक समान होता है। अब एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बता दोगे। पहला क्वेश्चन बच्चों मंगू के बारे में बताएं तो क्या लिखेंगे कि मंगू है ना, मंगू बच्चों क्या थी, एक बहुत ही असहाय लाचार लड़की थी, जो जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी बच्चों, जो अपना कोई भी कार्य खुद से नहीं कर सकती थी। बस हो गया। अगला सवाल पूछा जाएगा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी। आंसर लिखेंगे माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा डर था कि मंगू का जितना ख्याल घर पे रखा जाता है या फिर जितना ख्याल मैं रखती हूँ उतना ख्याल अस्पताल में कौन रखेगा, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर मतलब कि मंगू के परिवार में माँ और अन्य लोगों का व्यवहार कैसा था। आंसर लिखेंगे कि मंगू के परिवार में माँ जो थी मंगू से बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, जान से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसकी बहन, उसकी भाभियां मंगू से उतना प्यार नहीं करती थी। वो लोग मंगू को बोझ समझती थी। वो चाहती थी कि मंगू जल्द मर जाए ताकि हम लोगों को मंगू से छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ के सारे क्वेश्चन जो हैं आप बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है।
बच्चों क्या क्वेश्चन लाया जाए, बोलो हाँ या ना। क्या क्वेश्चन लाया जाए, बोलो यस और नो। हाँ भैया लाया जाए, सब लोग यस लिख कर भेजिए कि हाँ भैया क्वेश्चन लाइए और हम लोग चीजों को पढ़ते हैं बहुत सुंदर तरीके से। बच्चों कहते हैं कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसको अपने शब्दों में लिखिए। जो माँ और अन्य परिवार के लोगों में जो फर्क है बच्चों उसको लिखना है। आपको पता है ना कि माँ बहुत प्यार करती है लेकिन घर के और सब लोग नफरत करते हैं, यही तो दोनों में फर्क है। बच्चों लिखेंगे कि मंगू के प्रति माँ माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। जब दो चीजों में बहुत अंतर बताना हो तो एक मुहावरे है, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहां अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य जो है वो मंगू को घर का बोझ समझते थे। बिल्कुल सही बात है, घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मर जाए तो भाई ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे एग्जाम में? हाँ भैया दे पाएंगे, सवाल यही है, यही सवाल है हमारा कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में अंतर। अगला सवाल है बच्चों कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती है। मैंने बता दिया है कि माँ को हमेशा डर रहता है कि मम्मी डरती थी कि जितना सेवा मैं मंगू का यहाँ कर पाती हूँ अस्पताल में इतना सेवा कौन करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मम्मी, प्यारे बच्चों, इसलिए मम्मी जो है अस्पताल में भर्ती कराना मंगू को नहीं चाहती थी क्योंकि मम्मी को डर लगता था कि जितना सेवा मैं करती हूँ उतना सेवा अस्पताल में कौन करेगा। तो बच्चों लिखा है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी, उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में, पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। क्या आप इसको जवाब दे पाओगे, हाँ या ना? बोलो यस और नो बच्चों। हाँ भैया, हाँ इसका जवाब हम लोग दे पाएंगे, यस यस सब लोग लिख कर भेजिए। सर इस सवाल का जवाब मेरे पास है। अरे बोलो भाई जल्दी से, है जवाब आपके पास? हाँ भैया है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल आता है अगला बच्चों की कुसुम, है ना, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति परिवार, है ना, मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाओं को अपने शब्दों में लिखें। कहा गया है क्वेश्चन में कि जब कुसुम ठीक हो गई थी तो माँ माँ इसके, है ना, माँ पर इसका क्या असर पड़ा, परिवार पर इसका क्या असर पड़ा। कहते हैं बच्चों माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया अपने शब्दों में लिखें। तो बच्चों जैसे ही कुसुम ठीक हो गई तो समाज वालों ने क्या कहा, समाज वालों ने कहा देखो बहन, देखो मम्मी जी, कुसुम ठीक हो गई तो मंगू भी ठीक हो सकती है। ये था समाज वाले का कहना, इसलिए मंगू को भर्ती करा दो अस्पताल में। परिवार वाले का क्या कहना था, परिवार वाले भी सेम चीज कह रहे थे कि अगर कुसुम ठीक हो सकती है तो मंगू भी ठीक हो सकती है। अब माँ का क्या था बताओ, अब माँ के बारे में, तो माँ को भी ऐसा लगा कि अगर कुसुम ठीक हो सकती है तो सच में मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है। इसलिए माँ पहली बार मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए हाँ कह दी, हाँ कह दी बच्चों, या फिर उन्होंने विरोध नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कुसुम के पागलपन में सुधार को देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और माँ, है ना, और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू को माँ, है ना, मंगू लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक सलाह देने लगे थे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर माँ ने भी पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती, है ना, अस्पताल में भेज दिया, है ना, भेजने के लिए हाँ कह दिया। तो बच्चों कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को बना पाएंगे, हाथ उठाओ। ठीक है, सब बना पाओगे, है ना, सब बना पाओगे तो है ना यस लिख कर भेजो कि हाँ सर सब बना पाएंगे, बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला बच्चों, अगला लिखा गया कि माँ शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता। बच्चों इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए बताओ, इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो बच्चों कहेंगे आप कि भैया एकदम सही शीर्षक है, आप खुद कहेंगे कि भैया एकदम सही शीर्षक है। इस कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर बात कीजिए।
सर इस कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति प्यार को दर्शाया गया है, ऐसा प्यार जो इस दुनिया में सिर्फ माँ ही कर सकती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम माँ बिल्कुल सही है। यानी इस अध्याय का यानी इस पाठ का जो शीर्षक माँ है वो बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है। बच्चों कहेंगे कि माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ कहानी की शीर्षक सार्थकता पर विचार कीजिए तो क्या आप लिख सकते हैं हाँ सर। बच्चों किसी भी चैप्टर का शीर्षक वही होता है जो उस कहानी का मूल हो, यानी उस कहानी में जिस बारे में बताया जाए। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी मेरे राजस्थान में चैप्टर नहीं है। बेटा राजस्थान में चैप्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान का जो हिंदी है और बिहार का जो हिंदी है वो अलग अलग है। तो आप साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, सही है, पर ये वैसे आप मत पढ़िए, ठीक है। चलिए हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, यस। अगला सवाल पूछा गया है बच्चों, लास्ट है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है। यानी अब उस अस्पताल के कर्मचारी के बारे में पूछा है। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसके लोग कैसे हैं। बच्चों जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ कार्य करने वाले, चाहे कंपाउंडर साहब हो, चाहे वहाँ के सफाई कर्मी हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर हो, कोई भी हो, है ना, जो अस्पताल के थे, पूछा है दो चीजें कि क्या वो बच्चों कुशल थे, कार्य कुशल थे, मतलब अपने काम में कुशल थे, यानी कि पूरा स्किलफुल व्यक्ति थे वहां, या संवेदनशील थे। तो कहेंगे बच्चों कि वहां कार्य करने वाले जो लोग थे वो संवेदनशील भी थे और कुशल भी थे। वो लोग अपने मरीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, अस्पताल की साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था, मतलब पूरी तरह से वो लोग बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां के कर्मचारी कार्य कुशल ना व्यवहार कुशल थे, मतलब व्यवहार में कुशल थे, यानी बातचीत बहुत अच्छे से करते थे, और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहां मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था, वहां एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था, नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ, ये सवाल का जवाब दे पाओगे आप लोग? हाँ भैया दे पाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से दे पाएंगे। यस लिख करके भेजिए कि हाँ इसका जवाब हमारे पास होगा, कंप्लीटली इसका जवाब होगा। ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट हो गया चैप्टर। बधाई हो बच्चों, बधाई हो बहुत बहुत सुंदर है चैप्टर ये, बधाई हो जाएगा। यस सर, तो 3 चैप्टर हम लोगों ने देखा। अब चलिए चौथे चैप्टर में, टाइम बहुत कम है बच्चों। चौथा चैप्टर का नाम है नगर। क्या नाम है? चौथे का नाम है नगर बच्चों। तो आइए हम नगर चैप्टर के बारे में आपको मैं बताता हूँ, कुछ कुछ पढ़ाता हूँ बच्चों। नगर चैप्टर में क्या होता है कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में भी बच्चों एक लड़की ही है जिसके बारे में चर्चा है। बताओ कौन सी लड़की है? इस लड़की के बारे में इस चैप्टर में चर्चा है। सब लोग क्लास को लाइक जरूर करना बच्चों, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सब लोग क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करना। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम बताओ क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है बच्चों, क्या बताओ? एक लड़की है जिसका नाम है पाप पाती। क्या नाम है? पाप पाती नाम है। और यह लड़की जो है और इसकी एक ना एक इसके अम्मा है ना बच्चों। मुस्लिम लोगों में अम्मा ही होता है ना शायद, है ना। इसकी एक अम्मा है जिसका, है ना, एक अम्मा है इसकी जिसका नाम क्या है बताओ? अम्मा है जिसका नाम है बच्चों वल्ली अम्माल। क्या नाम है? वल्ली अम्माल, है ना। वली अम्माल इनकी अम्मा का नाम है, जो इसकी मम्मी है बच्चों, माँ है इसकी वल्ली अम्माल। नाम है बच्चों पाप पाती। कहते जो पाप पाती लड़की है ये भी एक रोग से ग्रसित है। वह रोग बच्चों क्या होता है, जब हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों क्या नाम है? मेनिनजाइटिस। क्या नाम है? मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित है। पूरी कहानी को आप बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़की है जिसका नाम पाप पाती है। पहले दिन इसका तबियत खराब होता है, बुखार चढ़ता है। गांव के डॉक्टर कुछ पट्टी वगैरह कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका इलाज मुन्ना डीप पट्टी, जो इसका गांव का नाम है, मुन्ना डीप पट्टी में इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको शहर लेके जाइए। तो फिर इसकी मम्मी क्योंकि इसके पिता इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं पिता, तो इसकी मम्मी जो है वो इसको लेकर के
इसको लेकर के कहाँ जाती है, मदुरै शहर जाती है। और मदुरै शहर में जब जाती है तो देखती है बड़े बड़े अस्पताल हैं। तो वहीं के एक अस्पताल में जब जाती है तो अस्पताल में जाने के बाद इसको स्ट्रेचर पर, जो बेड होता है ना स्ट्रेचर, पूछा जाएगा कि बच्चों की पापाती को इलाज के लिए कहाँ ले गया था, मदुरै शहर। मन पापाती के गांव का नाम क्या था, मुन्ना डिप पट्टी। वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या था, पाप पाती। पाप पाती की मम्मी का नाम क्या था, क्या लिखेंगे, वल्ली अम्माल। तो वल्ली अम्माल बच्चों पाप पाती को लेकर मदुरै क्यों जाती है, तो कहेंगे क्यों जाती है, इलाज कराने के लिए। तो जब वो वहां जाती है तो इसको बच्चों एक स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। स्ट्रेचर मतलब लिटाया जाता है और सभी डॉक्टर आसपास से उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद जब इसकी आंखों में देखते हैं, है ना, आंखों में देखते हैं, तो जो बड़े डॉक्टर होते हैं, जो ब्रिटिश से पढ़कर आए होते हैं, जो जो एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसको जो रोग है वो मेनिंजाइटिस रोग है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने व्यस्तता की वजह से वो किसी कार्य में लग जाते हैं, किसी मीटिंग में चले जाते हैं और कहते हैं कि इसको भर्ती लिया जाए। अब भर्ती लेने का प्रोसेस जो है वहां की, मतलब आप कह सकते हो कि शहर में जो एक आम इंसान के साथ में घटना घटता है उस मतलब इस कहानी में बताया गया है। फिर शहर में क्या होता है कि इसको बच्चों, इसकी मम्मी को एक लाइन में लगा दिया जाता है जहां पर्ची कटता हो, है ना, पर्ची कटने वाले लाइन में इसको लगा दिया जाता है। और फिर बच्चों उस लाइन में इसका इनकम पूछा जाता है, इसको फिर किसी दूसरे कमरे में भेजा जाता है ना। तो एक 48 नंबर कमरे में इसको भेजा जाता है और वह कमरा खाली नहीं होने की वजह से, कमरा खाली नहीं है ऐसा कह करके वहां के लोग उसे घुमाते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कहते हैं सुबह 7:30 बजे आइएगा, ठीक है। और अंततः बच्चों, अंततः जो है वहां पर इसका इलाज नहीं हो पाता है, शाम हो जाता है, लेकिन इसको भर्ती नहीं लिया जाता है। शायद उस अस्पताल में, शायद उस, है ना, शायद उस अस्पताल में पैसा देने से भर्ती जल्दी होता था, जबकि इसकी मम्मी कोई घूस नहीं देती है, इसलिए उस अस्पताल में इसका इलाज नहीं होता है। और ये शाम को अपने बेटी को पीले रंग की रिक्शे में लेकर के अस्पताल से वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, जहां पर बच्चों वेदीश्वरन मंदिर में इसके लिए बच्चों क्या प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। और बच्चों कहते हैं जब वो डॉक्टर फ्री होता है, जो जो डॉक्टर ब्रिटिश से पढ़ के आए थे, वो डॉक्टर जब फ्री होता है तो फिर वो अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से, यानी अपने नीचे के डॉक्टरों से, डॉक्टर धनशेखर या फिर नर्स मिरांडा, ये सबसे पूछते हैं कि जिस लड़की को मैंने सुबह देखा था वो लड़की कहाँ है। तो फिर वो लोग कहती हैं कि वो लड़की चली गई। तो फिर डॉक्टर पूछते हैं वो लड़की चले गई, कैसे चले गई, मैंने देखा था, वो तो बीमार थी, वो तो मर जाएगी, है ना। तो बोला उस लड़की को सुबह बुलाया गया है, तो डॉक्टर साहब कहती है सुबह तक तो वो मर जाएगी, है ना। तो बड़े डॉक्टर बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बच्चों कि उस लड़की को कौन सा रोग है, और उसके बावजूद उस अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता है और वो लड़की वहां से चले जाती है। उसके बाद उस लड़की का क्या होता है बच्चों, ये हमारी कहानी में नहीं बताया गया है। तो प्लीज आप लोग बोलिए इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपने क्या सीखा। आप होगे गुरुदेव, इस कहानी से हमने ये सीखा, पहली बात कि एक माँ अपने बच्चे को क्या, मतलब कितना प्यार करती है, कि एक अकेली औरत होकर के उसे शहर लेकर जाती है इलाज के लिए। दूसरा पार्ट इसमें हमने ये सीखा सर कि शहर में बच्चों कहते हैं कि शहर में जो ना इमोशन का कोई वैल्यू नहीं है ना। देर इज नो एनी वैल्यू, देर इज नो एनी वैल्यू ऑफ योर इमोशन इन सिटी, है ना, लाइक हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, मार्केट, इस सब में बच्चों आप कह सकते हो कि आपके इमोशन का शहर में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस कहानी में हमने यही सीखा बच्चों कि शहर में जो है कि लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जाता है, इस कहानी में हमने सीखा है बच्चों, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, आइए फटाफट से, क्या आप क्वेश्चन लगा लोगे। हाँ सर, पूरा कहानी आपने सीख लिया। हाँ सर, हमने पूरा कहानी सुन लिया कि एक लड़की होती है, सब कुछ पूरा अच्छे से आपने सुन लिया है, ठीक है। एक लड़की होती है जो बच्चों बीमार पड़ जाती है, सब कुछ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान से कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है। शीर्षक की सार्थकता, नगर इसलिए रखा है बच्चों कि नगर के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा फालतू, मतलब सब लोग तो नहीं कह सकते, नगर के जो लोग होते हैं वहां पर इमोशन नहीं चलता है, आपकी भावना का कोई कदर नहीं होता है नगर में। वहां पैसे से काम होता है, पैसे, देयर इज ओनली मनी, है ना, वहां पैसे से काम होता है। इसलिए प्यारे बच्चों
इस शीर्षक का नाम नगर अच्छा रखा गया। नगर मतलब बोले तो नगर किसका पर्यायवाची शब्द है? नगर शहर का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों शहर यानी सिटी, सिटी कह सकते हो, सिटी यानी टाउन कह सकते हो, टाउन, टाउन। तो बच्चों की नगर जो है इस कहानी का शीर्षक रखा गया है। इसका क्या मतलब है ना? तो बच्चों हम कहते हैं कि इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से नगर में पापपाती के इलाज के लिए उसकी मां को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टरों से झूठ बोलकर सुबह आने की बात कहता है, इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। इसलिए इसका नाम बच्चों, चैप्टर का नाम नगर बिल्कुल सही है। क्या आप लिख दोगे? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आप लोग हाँ कहोगे, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है, पापपाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पापपाती वल्ली अम्माल की बेटी थी, यानी पुत्री थी। वह बच्चों इलाज के लिए शहर, है ना, बड़े शहर लाई गई थी। बताओ पापपाती को शहर क्यों लाया गया था? इलाज के लिए। हो गया। अगला क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा था? विचार कीजिए। बताओ बच्चों कि बड़े डॉक्टर जो थे वो पापपाती को भर्ती करने के लिए क्यों कहा था? आप बोलोगे सर हम जानते हैं क्यों कहा था। क्योंकि बड़े डॉक्टर सुबह ही देख लिए थे, यानी बड़े डॉक्टर जब स्ट्रेचर पर वो लेटी हुई थी तभी डॉक्टर ने उसकी आंखों में देख लिया था कि इसको मेनिंजाइटिस रोग है, और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकती है। इसलिए बड़े डॉक्टर ने पापपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा था। बच्चों इसको देखो, मैंने लिखा है अपने शब्दों में कि बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयां पढ़ी थी बच्चों, और उसने यह भी देखा था कि लड़की की हालत काफी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा गया था। क्या आप समझ गए? बोलो हाँ या ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग यस लिखकर भेजेंगे। हाँ भैया समझ गए। बात वही है ना कि डॉक्टर समझ गया था ये मर जाएगी बेचारी, इससे बोला था भर्ती कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर के, है ना, क्या पूछा है? अरे कहाँ चले गए? क्या पूछा सवाल में कि बड़े डॉक्टर के, है ना, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? ये सवाल बहुत भिभियाई है बच्चों, 2024 के लिए आएगा क्वेश्चन कि बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापपाती भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। तो रीजन वही है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। वह बड़े, है ना, वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर, यानी ऐसा कहकर कि बेड खाली नहीं है, वह ना को भर्ती, है ना, पापपाती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद इस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी काम होता था। शायद नहीं बच्चों, सही में होता था। तो बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हुई? तो रीजन वही है बच्चों, क्योंकि वहां के जो डॉक्टर लोग थे, दूसरे डॉक्टर, और यहाँ के जो कर्मचारी थे वो कार्यकुशल नहीं थे, व्यवहार कुशल नहीं थे। वो पैसा लेकर के सब काम करते थे, और उसकी मम्मी को पता नहीं था कि यहाँ घूस देना पड़ता है, इसलिए उसका काम नहीं हुआ। बेड खाली नहीं है ऐसा कहकर उसे घुमा दिया गया अस्पताल से। हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। यस भैया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या बोलेंगे आप वल्ली अम्माल के लिए? क्या कहना चाहते हैं? एक शब्द सर वल्ली अम्माल के लिए। साहसी औरत, बहुत साहसी औरत, जो एक छोटे से गांव से अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए शहर लेकर चली गई। ये बहुत साहसी औरत कह सकते हैं इसको। वल्ली अम्माल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वल्ली अम्माल इस कहानी की मुख्य पात्रा पापपाती की अम्मा है। उसके पति दुनिया में नहीं है, यानी मर चुके हैं। बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरै चले आती है। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था ना देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चले जाती है। यही लिखना है। एक मम्मी बच्चों अपनी बेटी के इलाज के लिए गांव आती है ना, गांव से शहर आती है, और फिर बच्चों शहर से गांव वापस चले जाती है। इलाज नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, तो बताओ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटेड। एक बार ताली होना चाहिए, एक बार ताली जोर से बच्चों, एक बार जोर से ताली होना चाहिए फटाफट से। पेन, हाँ, जोर से। अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर का नाम देखते ही मन में लड्डू फूटेंगे। भैया चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी, है ना। धरती कब तक घूमेगी, बहुत प्यारा सा चैप्टर। आइए बच्चों पढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी। तो कहते हैं धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि इस कहानी में जो हमें पढ़ना है, इस कहानी में जो हमें पढ़ना है वो बस ये पढ़ना है कि इस कहानी में बच्चों एक औरत है जिसका नाम है सीता, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप, तो बच्चों आपने सुना होगा कि एक माँ बाप जो है वो 8 बच्चे को पाल सकती हैं। एक माँ और पिता अकेले 8 बच्चे को पाल सकती हैं, परंतु 8 बच्चे मिलकर के मम्मी पापा को नहीं पाल सकते हैं। कितने लोग इसको मानते हैं? हाथ उठाओ।
आपने बहुत देखा होगा बच्चों, बहुत अपने गांव में। तो एक है ना, एक औरत है जिसका नाम है सीता बच्चों। एक औरत है जिसका नाम है सीता, और ये औरत है देखो जिसका नाम है सीता बच्चों। क्या नाम है? एक सीता औरत है। इसके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3। और सबने बिया कर लिया। क्या कर लिया बताओ? बिया। तो सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है कैलाश। क्या नाम है? कैलाश। साथ में इसकी पत्नी है, पत्नी बिया कर लिया है। यही पत्नी तो गुल खिलाती है, जिसका नाम है राधा। एक दूसरा लड़का है जिसका नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण। नारायण। जिसका है ना, जिसका पत्नी का नाम है, क्या नाम है पत्नी का? रे है ना, पुष्पा नहीं, भवरी नाम है, भवरी। नहीं, बिरजू की पत्नी भवरी था ना, भवरी। पुष्पा नाम था, पुष्पा। ठीक है। एक और है बच्चों, एक और है जिसका नाम है, पत्नी का नाम पुष्पा। एक और है जिसका नाम है बिरजू, है ना, बिरजू। देखना गलती हुआ तो बताना। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? भवरी था ना, भवरी। ठीक है। तो विद्यार्थी जी, इनका विवाह हो गया। अब विवाह हुए होंगे तो बहुत सारे चुन्नी मुन्नी भी वो होंगे ना। तो मेरे बच्चे, विवाह हो गया तो बहुत सारे बेटा बेटी भी होंगे ना। तो बहुत सारे बच्चे भी हैं इनके। 1 2 3 4, ठीक है। और भी होंगे 5 6, ये सब पोता पोती हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा परिवार है। हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। इतना बड़ा प्यार है ना, इतना बड़ा मेरे बच्चों क्या है, फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है। और इस परिवार में की जो मेन है बच्चों, आप कह सकते हो कि सर देखना यहाँ पर, है ना। तो सर गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया? अरे उल्टा हो गया। अच्छा, इसको ठीक कर लो ना। लो ना भाई, तो भाई तू है, बिरजू का पुष्पा कर दो। लो। हाँ, कैलाश के नारायण की पत्नी का नाम भवड़ी था। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? भवरी था। और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा होगा। बस हो गया, बात खत्म। आ जाओ तो बोलते हैं ये बच्चों क्या, सीता है। अब ध्यान रखते हैं बच्चों, सीता एक ऐसी औरत के बारे में यहाँ बताया गया है जिसके परिवार में पूरा भरा पड़ा परिवार है बच्चों। 3 3 बेटे हैं, 3 3 पुतहू हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। इसको तो जीवन में क्या मिलना चाहिए बताओ? सर इसको जीवन में सुख मिलना चाहिए सर। यानी कि ये पुतहू लेकर ये आ जाए, मम्मी जी खा लो। फिर उधर से मम्मी जी रोटी खा लो, मम्मी जी पूड़ी खा लो, मम्मी जी खीर खा लो, मम्मी जी पुआ खा लो, मम्मी जी ये वो खा लो। लेकिन क्या ऐसा होता है इस कहानी में? नहीं सर, इस कहानी में ये होता है कि एक माँ 2 वक्त की रोटी के लिए, नहीं, एक माँ 2 वक्त की रोटी के लिए बच्चों बहुत तरसती है। इनके जो बहुएं हैं, इनके जो बहू हैं और इनके जो बेटे हैं, बहू के कान भरने पर बेटा बदल जाता है, पता है ना आपको। तो बेटे की स्थिति ये होती है कि ये लोग मम्मी के लिए नियम बनाते हैं कि माँ जो है वो 1 1 महीना करके सबके यहाँ पर खाना खाएगी। और बच्चों ऐसा होता भी है, और बहुत दिनों तक ये नियम चलता है। 1 महीना बड़े बेटे के यहाँ, फिर मंझले बेटे, फिर छोटे बेटे, फिर बड़े, फिर मंझले, फिर छोटे। ये पारी बदल बदल के मम्मी सबके यहाँ पर खाती है। और बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे को क्या पता है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि इस कहानी में कि दादी जिसके तरफ आता है, मतलब जिसके तरफ आती है, सॉरी, दादी जिस बेटे की तरफ आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि अब दादी मेरे यहाँ खाएगी, मेरे यहाँ खाएगी, मेरे यहाँ खाएगी। लेकिन बहू जो है, जो पुतहू है इसकी, वो सोचती है बुढ़िया आ गई मरने के लिए मेरे यहाँ पर, उधर ही ठीक थी। तो बहू का ये हाल है। तो बच्चों पारी बदल बदल करके क्या करती है, माँ सबके यहाँ खाना खाती है। जिंदगी अच्छा चल रहा होता है। एक जानवर की तरह माँ का जिंदगी हो जाता है। 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना। फिर क्या होता है कि बीच में कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं परिवार में। तो फिर जो है कैलाश कहता है, जो बड़ा बेटा है वो कहता है कि मुझे ये दिन रात का कचकच नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम तीनों भाई मिलकर के कुछ पैसा दे देते हैं और मम्मी खाना अपने आप बना लेगी। कलेजा पर लगता है पत्थर गिर जाएगा भाई, इतना दुख। तो फिर क्या होता है कि तीनों बेटे 50 50 रुपए देते हैं और माँ अपना खाना अलग से बनाती है। 50 50 रुपए देते हैं और माँ अपना खाना अलग से बनाती है। ठीक है। और फिर बच्चों माँ अपना खाना बना करके खाती है। लेकिन माँ को ऐसा लग जाता है कि, लेकिन माँ बच्चों देखो जिसके तरफ भी रहती थी कुछ ना कुछ काम करती थी। उसके बच्चे को मोल देना, बच्चे को नहला देना, उसका मसाला पीस देना, बर्तन धो देना, ये सब कुछ ना कुछ कार्य भी करती थी। तो माँ फिर मन में सोचने लगी कि जब हमें खाना अकेले ही खाना है, अपने से ही बनाकर खाना है, तो इस घर में रहकर क्या फायदा, इस घर में घुट घुट के क्या फायदा। कहीं चले जाएंगे, किसी के बर्तन धो देंगे तो कुछ पैसा मिल ही जाएगा।
और उस पैसे से फिर अपना अपने आप खाना बना के खा लेंगे। तो यही बात सोच करके बच्चों, यही बात सोच करके जो औरत है सीता, जो औरत है सीता, वो एक दिन अपने घर से, बोलो बोलो बोलो, अपने घर से निकल जाती, अपने घर से एक दिन निकल जाती है बच्चों। ठीक है, तो यही पूरा कहानी है कि एक माँ होती है जिसका नाम सीता है। ये 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिरजू। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, बिरजू की पत्नी, नारायण की पत्नी का नाम बच्चों भवरी, और क्या नाम है, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। ये सब रहती तो मतलब हम लोग बहुत डांटते हैं इसको, कौन औरत है यार बताओ, अपने सासू माँ को नहीं खिलाती है, और फिर सासू माँ जो है एक दिन घर छोड़ करके निकल जाती। ठीक है, ये बच्चों बहुत इमोशनल कहानी है, रोने का मन करता है इस कहानी को देख करके। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब अब देखो, इसको अपने घर में घुटन टाइप का महसूस होता है कि भाई क्या फायदा रह करके, होता ना ऐसा। तो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि सीता क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन है बच्चों, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है? तो घुटन महसूस करती है बच्चों की, उतना भरा परिवार है ना, भरा परा परिवार है, लेकिन कोई सीता से बोलता नहीं है अच्छे से, तो घुटन महसूस होगा ही। तो कहते हैं बच्चों, लिखा गया कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं, और ना ही बेटे और ना ही बहुएं। ठीक है, तो बच्चों बेटे बहू और बच्चे जो भी हैं परिवार में, वो सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों सीता को घुटन महसूस होता है। क्या आप लिख देंगे? हाँ सर लिख देंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर? हाँ आराम से लिखेंगे सर, हो जाएगा। यस, अगला क्वेश्चन पे चलो। अगला बच्चों कहते हैं कि पाली बदलने पर, पाली मतलब क्या, यानी कि बड़े बेटे से मंझले के पास, मंझले से छोटे के पास जब पाली बदलता है, पाली बदलने पर अपने ही है ना, अपने घर दादी माँ के आने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उसकी माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी का कारण बताइए। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि दादी अब हमारे तरफ खाएगी, हमारे तरफ खाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को दादी प्यारी लगती है। बच्चों को क्या पता कि खिलाने में पैसा भी खर्चा होता है। तो बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि बच्चों के मन में ऐसा द्वेष भावना नहीं है, बच्चों के मन में ऐसा नफरत की भावना नहीं है दादी के प्रति। बच्चे दादी से प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे खुश होते हैं। लेकिन उसके माता पिता नाखुश होते हैं। जैसे ही माँ उनके तरफ आते हैं तो माता पिता ना सॉरी ये दोनों नाखुश होते हैं। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बुढ़िया को कौन खिलाएगा, पूरा महीना खिलाना पड़ेगा इसको। ठीक है, यानी कि माता पिता सीता से नफरत करते हैं, इसलिए उन्हें वो नाखुश होते हैं। बात सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि बच्चों के हृदय में अपनी दादी के प्रति ना, दादी के लिए प्यार है। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर के उसके पास आते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे, हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाना खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सागिर्द, सागिर्द मतलब होता है साथ, दादी का साथ और प्यार आनंददायक था। बच्चों के लिए आनंददायक था, अतः वे खुश होते हैं। पर उनके बेटे और बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते हैं, इसलिए वो नाखुश होते हैं। लिख देंगे हाँ या ना? यस सर लिख देंगे, यस सर लिख देंगे। क्योंकि बेटे ना, बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं इसलिए बच्चे खुश होते हैं, और बेटे बहुएं नफरत करते हैं इसलिए नाखुश होते हैं। सीधी सी तो सिंपल सी बात है। हो जाएगा? बोलो यस और नो। यस भैया हो जाएगा, दौरा दौरा के बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कहते हैं बच्चों की इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधकार, ना तो अंधेरा था, और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या कीजिए। कहते हैं जब वह जाने लगी घर छोड़ के रात में, सुबह के टाइम में भोरे भोरे जब वो जाने लगी तो उसको लगा कि ना तो उसको अंधेरा दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने निश्चित फैसला कर लिया था अब मुझे घर से जाना है। और ना ही बच्चों उन्हें आकाश और धरती के बीच में घुटन हुई, और ना ही उसको ऐसा लगा, थोड़ा सा भी उसको घुटन नहीं लगा। यानी जब आप निश्चित फैसला कर लेते हैं किसी काम के लिए तो फिर आपको कोई डर और भय नहीं रहता है। तो इसलिए सीता भी निश्चित फैसला कर चुकी थी कि अब मुझे यहां से घर छोड़ के जाना है, बहुत हो गया। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं कि इस समय उसकी आंखों में ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच में घुटन हुई। ये प्रसंग व्याख्या किए। तो कहते हैं कि बच्चों यह पंक्ति जो है धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है।
इस कहानी के लेखक सावरदइया है। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच में घुटन महसूस हुई। बच्चों ठीक है, लिख देंगे तो हाँ लिख कर भेजिए। हाँ सर, ये बात कब की है? ये जो लाइन उठाया गया ये कहाँ का लाइन है सर? ये लाइन उठाया गया है धरती कब तक घूमेगी, और इसमें यही बताया गया कि सीता को जब लग जाता है कि हम इन लोगों पर बोझ हैं और हम कहीं भी अपने से कार्य करके खुद से खाना बनाकर खा सकते हैं, तो उस दिन इसको कोई भी घुटन महसूस नहीं होता है धरती आकाश के बीच में, और इन्हें लगता है हम घर छोड़ के जा सकते हैं, तो इसलिए वो चले जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकिन नहीं है। अगला सवाल बच्चों लिखा जाता है कि सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, बताइए कैसी है, बताओ। अरे बच्चे सीता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर सीता को बच्चों कह सकते हैं कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। सीता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बहुत लाचार टाइप की औरत के बारे में यहां बताया कि बहुत लाचार है। पति नहीं होने के बाद बेटे और बहू के द्वारा बहुत तंग किया जा रहा है सीते को, बहुत ज्यादा इसको हम कह सकते हैं कि है ना, बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इसको कम आंका जा रहा है, इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, आप कह सकते हो, यही सब कह सकते हो ना सीता के बारे में, है ना। सोचो, कहते हैं कि सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, तो कहते हैं बच्चों कि सीता 3 बेटे 3 बहू और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है, वाह वाह, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। बस 2 रोटी ही तो है, 2 रोटी के लिए इतना सहना पड़ता है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे को पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं। हाय भाई, 1 महीना यहाँ खाएगा 1 महीना वहां के नियम बनाते हैं, और अंत में एक दिन सीता घर छोड़ करके चले जाती है। यही सीता के बारे में लिखना है। कितने बच्चे लिख पाएंगे? मुझे पता है 100% बच्चे लिख पाएंगे सीता के बारे में कि सीता के साथ क्या क्या होता है। अपने शब्दों में 100% बच्चे लिखेंगे। लास्ट सवाल है, पढ़ लीजिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट कीजिए। कहते हैं बच्चों बहुत अच्छा शीर्षक है, धरती कब तक घूमेगी। बच्चों सीता को ऐसा लगता है कि धरती कब तक घूमेगी, मतलब धरती कब घूमेगी और कब हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। जो हमारे बेटे हमारी बहुएं हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो सीता हमेशा आकाश की ओर देखती है और बस यही कहती है ये धरती कब घूमेगी, यानी फिर से कब हमारे जीवन में सुख आएगा, है ना। तो बच्चों धरती कब घूमेगी इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा सीता यही सोचती है, नहीं बोलता है कि हम अपना टाइम आएगा, अपना टाइम कब आएगा, अपना धरती कब घूमेगी। तो बच्चों कहती है कि कहानी का शीर्षक धरती कब घूमेगी घटना प्रधान है, बिल्कुल घटना पर आधारित है। सीता अपने बेटे और बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण होता है, यानी उसको पुराने जीवन याद आता है कि जब मेरे पतिदेव थे तो कितना प्यार करते थे मुझे, जो कहती थी वो ला कर देता था, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बेटों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो कहते हैं कि उसके बहुएं और यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व जीवन यानी पुराना जीवन याद आने लगता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है, ऊपर देखती है आकाश की ओर, और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है। उसको ऐसा लगता है भाई आकाश पृथ्वी के बीच में घुटन है, मर जाना अच्छा है। रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी तो कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यह शीर्षक सार्थकता है बच्चों, बिल्कुल सही है। लिख देंगे कि इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीता को हमेशा महसूस होता है भैया धरती कब तक घूमेगी, कब धरती घूम कर आएगी, मेरा जीवन फिर से कब अच्छा होगा। मेरे पतिदेव के मरने के बाद इन्होंने हमारा ये हाल कर रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों खत्म हुआ पूरा कहानी, और मुझे बहुत अच्छे के साथ बहुत सुंदर तरीके से कहना पड़ रहा है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों पूरा कहानी पढ़ा करके, है ना, बहुत सुंदर लगा। तो बच्चों आज का जो टाइटल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि फुल वर्णिका। क्या होना चाहिए था? फुल वर्णिका। तो मैं थंबनेल चेंज कर दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों सिर्फ फुल वर्णिका समाप्त हो पाया। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 10 सवाल आते हैं, 10 में से 5 बनाना है, पर गारंटेड है बच्चों कि 3 से लेकर के 4 सवाल यहाँ से बन जाएंगे। बस 1-2 सवाल के लिए हमें गोधूली पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों कल मिलेंगे हम लोग, और कल क्या पढ़ेंगे बताओ?
भैया कल पढ़ेंगे गोधोली, जहां पर हम लोगों को है ना 1 से 2 सवाल के लिए हम लोगों को गोधोली पढ़ना है। कल हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने से फायदा ये होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी वहां से क्लियर होंगे। तो मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का कल, ताकि कल हम लोग गोधोली खत्म कर पाए। लेकिन बच्चों शायद मुश्किल है क्योंकि 24 चैप्टर है वहां। कितने? 24 चैप्टर वहां पर भी है, 24 चैप्टर वहां पर हैं। बच्चों आप कहोगे तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी आदत है बिना कहानी सुनाए क्वेश्चन करवाने में मुझे मजा नहीं आता है। कैसा लगा आप लोगों को बताओ, कैसा लगा आपको, कैसा लगा? तो वर्णिका घोर के पी गए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमेशा खुश रहिए जीवन में। अरे बच्चों अब सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास होगा, सर अब बताओ इसका पीडीएफ हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? मेरे बच्चे पीडीएफ हमेशा देखो, चीजें तो बहुत पेड है हमारे पास, पेड है। मैं सबसे कहूंगा भैया थोड़ा बहुत भी पैसा अगर आपके पास है तो 99 रुपए वाला कोर्स ले लो। थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास पैसा है, देखो मोबाइल का रिचार्ज भी 250-300 में होता है, ठीक है। पर आपके भैया ने आपको क्या बोला कि मात्र 99 रुपए। बच्चों पता है इतना कम फीस, अब इससे कम फीस करो तो दलील हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सब लोग बैच परचेज कर लेना, ठीक है। 7700879453। इससे भी कम दुनिया में कुछ हो सकता है तो मुझे बताना। 620320 598, ठीक है ना ठीक है 620320 598 पर आप लोग जाना बच्चों, कॉल करके लेना। अगर उसका नहीं सर खाली मुझे आज का पीडीएफ लेना है, बस आज का वर्णिका वाला, मुझे आपका कंटेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओनली वर्णिका पढ़ना है, दोनों पीडीएफ फ्री है बच्चों, फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री। भैया कहाँ मिलेगा? तो 2 चीजें हैं ध्यान देना बच्चों, आपको एप्लीकेशन पर जाना है, अपना ऐप आपने देखा है? हाँ भैया देखा है हमने एप्लीकेशन। अच्छा क्या नाम है एप्लीकेशन का? भैया ऐप का नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो जाइए प्ले स्टोर पे और जाके डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को। और बच्चों डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर किस सेक्शन में जाना है? डाउनलोड के बाद आपके सामने ऐसा दिखेगा, और देखने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर देखेंगे तो 1 यहाँ पर पेड कोर्स है, फ्री कोर्स है, पेड नोट्स है, पेड टेस्ट है, एनसीईआरटी बुक है। यहाँ देखो 6ठे नंबर पर है बच्चों क्या? हमारा फ्री नोट्स। अब फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको दिखेगा क्लास होने के 5 मिनट बाद दिखेगा। कितने मिनट बाद बताओ? 5 मिनट, 5 से 10 मिनट बाद आप देखना मिल जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं बच्चों, फिर हमारी क्लास है कितने बजे बताओ? हमारी क्लास है विद्यार्थी जी, क्लास कितने बजे है? तो क्लास है बच्चों 12 बजे दोपहर में, मैथ का 1 शॉट। आप बताओ बच्चों मैथ का 1 शॉट में कौन सा चैप्टर होना चाहिए? कितने बच्चे चाहते हैं कि चैप्टर 2 हो, कितने डायरेक्ट 8 हो? बच्चों इंपॉर्टेंट की बात करें 8 हो। बताओ चैप्टर 2 या 8 मैथ के 1 शॉट में क्या होगा? चलो बच्चों फटाफट से पोल करना है आपको, बताओ। क्लास को लाइक कीजिए। साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन सर नहीं होगा क्या? किसने बोला नहीं होगा? बताओ किसने आपसे कह दिया नहीं होगा? बच्चों मैं जिंदा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। मैथ बता रहा हूं मैं, पोल कीजिएगा वहां पर। मैथ जो आप बोलेंगे वही होगा। मैथ चैप्टर 2 या 8 पोल करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी पोल करो। चैप्टर 2 या 8 पोल कीजिए फटाफट से, पोल जा रहा है। टन टन पोल कीजिए, पोल कीजिए। टन 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 ना 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 ना। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। मिट्टी में मिल जावा संग, मन के गुल खिल जावा इतनी सी आरज़ू तेरी तो में लहराया हूं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी जी लगभग 60% आया है कि भैया हमारा ट्रिगोनोमेट्री होना चाहिए। तो चलो भाई अप्रूवल मिल गया आपको भैया जी, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन क्लास में आने से पहले, क्लास में आने से पहले आप लोग भी पढ़ के आओगे, मुझसे वादा करो कि भैया मैं जा रहा हूँ, हम लोग भी स्टडी करके आएंगे। ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना, ठीक है। तो आप लोग भी स्टडी करके आइएगा बहुत अच्छे से, फिर हम लोग इसको इसकी औकात दिखाते हैं चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिशा ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए, और दोस्तों को बताते रहिए बच्चों। हो सकता है कि है ना, हाँ अरे खत्म थोड़ी है, 24 चैप्टर है, खाली भरने का खत्म हुआ है ना। तो मेरे बच्चे आप लोग बताना, हो सकता है मुझे, हो सकता है कि एक दिन के लिए बच्चों, हो सकता है मे बी, हो सकता है कि मुझे बच्चों 30 मतलब 30 तारीख को बच्चों लाइव क्लासेस नहीं होंगी। हो सकता है कि 30 को लाइव नहीं हो सकती, क्योंकि मैं 30 तारीख को बच्चों थोड़ा सा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, एक छोटा सा काम है,
तो मैं हो सकता है बच्चों मैं दिल्ली जाऊं 30 तारीख को, तो एक दिन क्लासेस लाइव नहीं होगी, 1 या 2 दिन, फिर मैं सेम डे वापस मतलब तो नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट डे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों हो सकता है कि मैं जाऊं, ठीक है। बाय सभी को, लव यू बच्चों। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आज का क्लास कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा, और एप्लीकेशन में जाकर के नोट्स जरूर ले लीजिएगा, है ना, फ्री वाला सेक्शन में, ठीक है। बाय बच्चों, लव यू सभी को।